नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माई B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी। यानी कि यदि आप DLED सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या BSTC सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके हैं, तो उस इंग्लिश का समाधान आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उत्तर भी आपको साथ में मिलेंगे। आपकी इंग्लिश में जितनी भी यूनिट है उन सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वे क्वेश्चन जो आपके पुराने पेपरों में कई बार रिपीट हुए, उन क्वेश्चन की भी हम बात करने वाले हैं। इस क्लास की PDF है ना, PDF, ये PDF आपको अगर चाहिए तो आपको नाम मात्र का शुल्क आपको देना होगा और हमारी वेबसाइट से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो PDF डाउनलोड करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आप थोड़ा सा स्पेशली मतलब चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे फास्टली। बाकी वीडियो क्लास तो बड़ी जाने वाली है, थोड़ी बड़ी होगी, तो आप इसको पूरी देखना, ठीक है। और सेकेंड एडवाइस मेरी ये है कि आप इस वीडियो क्लास को स्टार्टिंग से एंडिंग तक, यानी कि अभी ये वीडियो शुरू हो चुका है, अभी आपको इसको देखना शुरू करना है। जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, टिप्स और स्पेशल रिवाइज करवाने वाला हूँ जिसकी मदद से क्या होगा कि आप इसको भूलेंगे नहीं, आपको पक्की ये चीज़ें सारी याद हो जाएगी। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है वो याद करवाने की कोशिश करूँ, लेकिन पहली शर्त यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने शुरू कर ही दिया तो जब तक वीडियो ख़त्म नहीं हो तब तक आप रुके नहीं, कंटिन्यू इसको देखते रहें। क्योंकि मैं भी तो एक ही बार में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आप भी तो एक ही बार में इस वीडियो को देख सकते हैं ना। तो बिल्कुल व्यवस्थित अच्छे तरीके से बैठना और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट देखना। और आपको लगे कि PDF डाउनलोड करनी चाहिए तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। ओके, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है, और अब अपन बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। यस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और सब्जेक्ट कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी। और ये जो सब्जेक्ट है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? BSTC या DLED में पढ़ रहे हैं जो सेकंड ईयर में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अरदास, रिक्वेस्ट या जो भी आप माने वो है, या आग्रह है कि आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी प्रेस कर दीजिए, और फिर कमेंट में आप अपना शुभ नाम मेरे को ज़रूर बता दीजिए। ओके, इतना सा काम आप कर लीजिए। और अब अपन अपनी क्लास को व्यवस्थित रूप से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा बोर मत होना, क्योंकि इंग्लिश बोर करती है, तो बोर होना मत, क्योंकि बोर हो गए तो वहाँ पे आप गोलगप्पे बन जाओगे, और यहाँ बोर नहीं हुए तो वहाँ पे आप प्रो बन के लिख के आओगे। अगर आप चाहते हैं कि भैया इंग्लिश में पास होना है या अच्छे नंबर लाने, या फिर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने, तो आप इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार देखें, ठीक है। आप 2x में देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार आप इस क्लास को कम्प्लीटली नॉर्मल स्पीड में देख ले, उसके बाद आप इसको 2x 3x में चाहे तो भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंदी में समझा दूंगा, साथ में एक्सप्लेनेशन, ताकि क्या होगा कि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी। मीनिंग आपको खुद को याद करनी पड़ेगी। कुछ दोस्त बोलते हैं कि सर मीनिंग होगा, क्या करें? तो मीनिंग तो याद करनी पड़ेगी, थोड़ी टूटी फूटी बनेगी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग याद करनी पड़ेगी। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ प्राइमरी स्किल्स। यानी प्राइमरी स्किल्स जो होती है उनका प्रॉपर ऑर्डर क्या है। यानी कि जो भी अपन भाषा कौशल जो होते हैं ना उसकी बात कर रहा है कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, उनको व्यवस्थित क्रम में जमाओ। तो सबसे पहला होता है लिसनिंग, जिसको अपन सुनने के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्पीकिंग, जिसको अपन बोलने के नाम से जानते हैं। और तीसरा है रीडिंग, जिसको हम पढ़ने के नाम से जानते हैं। और चौथा है राइटिंग, जिसको अपन लिखने के नाम से जानते हैं। तो लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लिखना। ओके, तो ये प्राइमरी स्किल मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश में एक मेथड होता है जिसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसकी क्वालिटीज़ बतानी है, क्वालिटीज़ यानी विशेषता बतानी है। तो विशेषता कैसे बताएंगे? इंग्लिश जो है ये मदर टोंग है, यानी एक मातृभाषा है। यानी कि ये मेथड क्या कहता है? मदर टोंग विद ए लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जब बच्चे को मातृभाषा सिखाई जाती है उस समय इंग्लिश का थोड़ा बहुत उसमें यूज़ कर सकते हैं,
पहला मेथड ये बोलता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बच्चे को भले तुम मातृभाषा में पढ़ाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही साथ साथ में बता दो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा मातृभाषा में बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मतलब अगला बिंदु है वोकेबुलरी टॉट इन आइसोलेटेड वर्ड, यानी बच्चे की वोकेबुलरी आप किसी भी तरीके से अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। वोकेबुलरी जो होती है ना, जैसे बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है तो अपन हिंदी इंग्लिश मीनिंग याद करवाते हैं, तो वही चीज़ है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा मतलब खींचूंगा तो भी आप परेशान हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। पहले तो अपन को इंटेंसिव रीडिंग की डेफिनेशन देनी है और सेकंड इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच डिफरेंस बताना है। तो दोनों काम आपको करने हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटेंसिव रीडिंग की। तो इट इज़ अ रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? एक टेक्स्ट होता है, या इसको अपन पैसेज कह सकते हैं। इन डेप्थ फॉर ऑप्टिमियम कॉम्प्रेशन एंड एनालिसिस, यानी कि इसका अपन एनालिसिस भी करते हैं और इसको संप्रेषण भी कहते हैं। द लर्नर्स रीड टू एनहेंस हर नॉलेज। अगर किसी व्यक्ति को अपना नॉलेज बढ़ाना है तो वह कौन सी रीडिंग करेगा? इंटेंसिव रीडिंग। याद रखना, यदि किसी व्यक्ति को अपना नॉलेज बढ़ाना है तो वो इंटेंसिव रीडिंग करेगा। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग की, कि भैया इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। तो लैंग्वेज स्टडी, रीडिंग अलाउड, एक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ये क्या कहलाती है? इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि जो भाषा है उसके बारे में अध्ययन करना, या जैसे कह सकते हैं रीडिंग अलाउड यानी जोर से पढ़ना, या जो लैंग्वेज है उसका सकारात्मक प्रयोग करना, एक्टिव यूज करना, ये इसमें आता है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ना, अगला पॉइंट है आपके सामने, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें तो इसको सब्जेक्ट स्टडी के नाम से जानते हैं। रीडिंग साइलेंटली इसमें इंक्लूड करते हैं। इनरिचिंग लर्नर नॉलेज, यानी जो भी सीखने वाला होता है उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। ओके, याद रखना, बहुत ही सिंपल है। आप बार बार इस क्लास को देखेंगे तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और आप आराम से लिख पाएंगे। ओके, और एक और बात बता दूं कि आपके जो पेपर बनेगा वो इसी वीडियो में से बनेगा। लगभग 80% क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में आएंगे। तो आप सिर्फ इसी वीडियो को देखिए, किताब के जाल में नहीं फंसोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि आपको तो पास होना है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आ जाएंगे वैसे ही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन आपने बहुत सुना है ना। मोटिवेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कोई भी अपना अचीवमेंट होता है, अपन किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने में उसकी प्रबल इच्छा क्रिएट करते हैं, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोटिवेशन इज ए क्रिएटिंग ए डिजायर टू आर्काइव समथिंग, यानी कि अपन को कोई उपलब्धि हासिल करनी है और ये जो इच्छा अपने दिमाग में जिस प्रकार क्रिएट होती है वो उसका रीज़न होता है मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन की मदद से ये डिज़ायर अपन अपने दिमाग में पालते हैं। Some learners who are self-motivated because they want to score good marks to provide themselves heroes in the eyes of the teachers. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से ही मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि उनको कोई ऐसे नहीं बोलता है भाई तुम पढ़ोगे करो, ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं। और ऐसे ही जो बच्चे होते हैं वो टीचर की नज़र में हीरो होते हैं, है ना। और मैं आपको पढ़ाने का जो तरीका है, मैं आपको अभी जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डिटेल में करो, या फिर थोड़ा सा हिंदी में और ज़्यादा समझाओ। ऐसे आपके कुछ सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट में रख दीजिए, ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल को और अच्छी कर सकूँ। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, सम लर्नर्स इन द क्लास who find that learning a second language is very difficult, they don't have any interest in it. These less motivated learners need to the teachers attention and the care in order to be motivated to second language learning. देखो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे बोल रहा है कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो क्या करते हैं, द्वितीय भाषा को सीखना चाहते हैं लेकिन बहुत कठिन होती है, सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए टीचर क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, भाई अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी का ज़माना है, अंग्रेजी तुम्हारे बहुत काम आएगी, अंग्रेजी सीखोगे तो लेटर लिख पाओगे, एप्लीकेशन लिख पाओगे, पैराग्राफ पैसे सब कुछ लिख पाओगे। तो अपन क्या करते हो, अरे यार तब तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार टीचर तुम्हें मोटिवेटेड कर लेता है और तुम भी क्या करते हो, आराम से इंग्लिश सीखने लग जाते हो। तो कितनी अच्छी बात है। यस,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वाई लेसन प्लानिंग नीडेड, यानी पाठ योजना की जरूरत क्यों है। तो व्हाट हैज बीन डन बिफोर बाय द टीचिंग इन द क्लास, व्हाट इज टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। लेसन प्लान क्यों जरूरी है। पहली बात ये बोल रखी है कि टीचर जब कक्षा में जाएगा तो कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, ये लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं। दूसरी बात ये बोल रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या बताना है, उसके लिए भी लेसन प्लान जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वोट राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है, इस पर संक्षेप में लिखो। तो यूनिट प्लान की बात करें तो ए यूनिट ऑफ टीचिंग कंप्रेस ए कंप्लीट लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक विद द ऑल टीचिंग पॉइंट। यानी इसमें क्या होता है, यूनिट को अपन एज ए लेसन मान सकते हैं, क्योंकि यूनिट जो होती है वो पूरे सारे टॉपिक्स कवर करती है। उसके स्ट्रक्चर, कंप्रेशन, कंपोजिशन, राइटन वर्क, रैपिड रीडिंग करेक्शन और ऑपरेटर वर्क। यानी धीरे धीरे क्या करते हैं हम मतलब जब भी ये यूनिट और पढ़ते हैं और उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपन लिखते जाते हैं और एडजस्ट करते जाते हैं, अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते जाते हैं, ऐसे काम अपन कंटिन्यू करते जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर राइट अबाउट एंड्रू, यानी कि मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है उनके बारे में बताओ। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फैक्ट देख लेते हैं, एवरी चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न इज डिफिकल्ट फ्रॉम द अदर्स। यानी हर बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है वो प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है, जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और मोटिवेशन। ठीक है, अभिवृत्ति, और एक तो अभिवृत्ति होता है, एक न जाने क्या होता है, एक अभिरुचि होता है। हाँ, अभिवृत्ति, अभिरुचि और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ओके, याद रखना। अब एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है एटीट्यूड, है ना, अभिवृत्ति। एटीट्यूड इज सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग अबाउट समथिंग। किसी के बारे में एक दृष्टिकोण बना लेना, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। द टीचर शुड इंकरेज द लर्नर्स हैविंग हेरिटेज टू स्पीक इंग्लिश। कुछ बच्चे इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करे कि तुम, या इंस्पायर करे कि तुम क्या करो, इंग्लिश बोलो। सेकेंड दे रखा है एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति। इसमें क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी है, क्विकनेस है, और एप्टीट्यूड इज ए नेचुरल एबिलिटी क्विकनेस टू लर्न अंडरस्टूड ए एक्वायर स्किल। यानी कि हमें किसी स्किल को सीखना है तो उसके लिए एप्टीट्यूड क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी ऑफ टू वर्क विद द इंटरेस्ट एंड अफेक्ट विद द गिव प्लेजर। यानी कि पूरी कार्य क्षमता के साथ काम अगर हमें करना है तो ये जो क्षमता कौन देता है, अभिक्षमता कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये कैपेसिटी है, इसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, पूरे आनंद के साथ उस किसी भी काम को संपन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2000 की बात करें तो, हाँ, एनसीएफ 2000 की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब ये जो है, ये फ्रेमवर्क जो है ये पब्लिश हुआ था 2005 में। किसने पब्लिश किया था, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर इसका एनसीईआरटी का पूरा नाम दे रखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन भैया ने क्या किया था, ये जो भी ये संस्था है, इस संस्था ने क्या किया था, जो नियम है इसको लागू किया था। कुछ और चीज़ें दे रखी है, एनसीएफ 2005 सर्व्स और द गाइडलाइंस ऑफ सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। एनसीएफ जो है 2005 ये क्या करता है कि सिलेबस जारी करता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तकें है वो भी यही जारी करता है, और शिक्षण विधियाँ या इसके अलावा कैसे बच्चों को सिखाना है, अभ्यास कराना है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी जारी करती है और स्कूल्स को गाइडेंस देती है कि कैसे काम करना है। ओके, ये चीज़ें दे रखी है। नेक्स्ट, हाँ, आपकी खुशी के लिए बता दूं कि कुछ फ़नी जोक्स भी मैंने इस वीडियो क्लास में इंक्लूड कर रखे हैं, ताकि आपका जो एंटरटेनमेंट है वो कंटिन्यू बना रहे। यानी कि इंटरेस्ट में, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट है वो अच्छे से बना रहे। तो कुछ बीच बीच में आपको फ़नी जोक भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपके चेहरे की स्माइल बनी रहेगी, इंग्लिश आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। और रीट में भी मैं आपको अच्छी तैयारी कराऊंगा, उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स आपके लिए बनाते हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करते हैं तो। ओके, यस, अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी इंग्लिश पढ़ाने के डायरेक्ट मेथड के बारे में बताओ। तो डायरेक्ट मेथड की बात करते हो, क्या देखा है इसमें देख लेते हैं। टू टीच इंग्लिश डायरेक्टली इज टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट एंड
इंटरमीडिएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। एक्सपीरियंस यानी अनुभव और अभिव्यक्ति, उसके बीच अपन को एक माध्यम बनाना है, तो उसके लिए अपन को डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है इंग्लिश में। ये डायरेक्ट मेथड है। लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज टू बाय फार एंड द शॉर्टेस्ट रोड ऑफ लर्निंग एंड टू राइट। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर अपन को इंग्लिश सीखनी है तो इस इंग्लिश को बोलो और छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखो, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें आराम से बोलना सीख जाओ, आराम से तुम इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस मेथड द टीचर मेड डायरेक्टली इन इंग्लिश सो दैट द डायरेक्ट मोड ऑफ लर्निंग में बाय डेवलपमेंट। यानी डायरेक्टली जो टीचर होता है वो इंग्लिश के साथ हमें कनेक्ट कर देता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज CCE। CCE की बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म देख लो, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। CCE का पूरा नाम आएगा भैया, याद करना, और इस बिंदु को अपने गेस पेपर में इंक्लूड कर लेना। ठीक है। अब इसमें देखते हैं CCE में कंटिन्यूस क्या है। तो रेगुलरली इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी लगातार क्या करना, बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। अगला है कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इम्प्लाइज दैट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व। यानी बच्चा जितना भी सीख रहा है उस टोटल ओवरव्यू एक टीचर रखता है, उसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिव कहते हैं। ऑल आर द इक्वलिटी इंपॉर्टेंट ऑफ वेरियस टूल्स आर यूज्ड बाय अंडरस्टूड द चाइल्ड होलिस्टिक वे। यानी कि बच्चा किस प्रकार डेवलपमेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं, क्योंकि हम टीचर हैं। अगला बिंदु एवोल्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट विच इन द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन चाइल्ड। यानी बच्चे में क्या क्या परिवर्तन हुए ये हमें पता करना है, तो उसके लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अब CCE का यूज़ क्या है, यूजेज ऑफ CCE। द पर्पज ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन इज द टू इम्प्रूव लर्निंग बाय मेकिंग इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी बच्चे का यदि हमें समय से पर निरीक्षण करना है तो उसके लिए हमें ये मूल्यांकन करने ही पड़ेंगे। अगला पैराग्राफ दे रखा है, ट्रेडिशनली द इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट हैज़ बीन यूज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ पर्पज लाइक क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, ग्रेडिंग, सिलेक्शन, सर्टिफिकेट एंड प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि अगर हमें कंप्रेसिव इवोल्यूशन करना है तो उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, और सबसे पहली बात अपन स्टूडेंट को नंबर्स दे सकते हैं, 10 नंबर, 5 नंबर, या जैसे क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, ग्रेडिंग, ये सारे अपन बच्चे को देखे क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं कि भैया तुम बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, ऐसी मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। और आपकी कौन सी सब्जेक्ट फेवरेट है ये मेरे को कमेंट में बताना। किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश लगती है, किसी को साइंस लगती है, किसी को सोशल साइंस लगती है। हर एक की इंडिविजुअल की अलग अलग चॉइस होती है। आप कमेंट में मेरे को बताना कि आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती है। यस, इसी में इंक्लूड है, देख लेते हैं। In this process the teacher continually monitor the progress of the student different area of learning। यानी जो इवोल्यूशन होता है उसमें जो टीचर होता है वो लगातार बच्चे का निरीक्षण करता रहता है। It's indicate the nearest of the student particular subject on the basic which the decision can be made about the future vocation of the student। यानी कि किस तरीके से बच्चे में समय समय पर नए नए बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी अगर अपन को करनी है तो अपन को CCE करना पड़ेगा। By evolution, individual difference can be identified, allowing the learners to learn at the own speed। यानी कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, किस तरीके से शब्दों को पहचान रहा है, मीनिंग को पढ़ रहा है, ये सारा अगर अपन को पता करना है तो उसके लिए CCE is very important। So a teacher can provide individual attentions to according to their needs। यानी इसी कारण क्या होता है, टीचर जो होता है वो इंडिविजुअल अटेंशन सारे बच्चों को अप्लाई करवा देता है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक। रीडिंग टेक्निक के कितने टाइप्स होते हैं, पहला इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ओके, गहन पठन और मौन पठन कहते हैं इनको। टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, रीडिंग अलाउड और साइलेंट रीडिंग। ओके, देखो टेक्निक यहाँ दे रखी है, उसके अलावा रीडिंग के टाइप इधर दे रखे हैं, तो 4 होते हैं, तो 2-2 के ग्रुप में मैंने समझा दिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, ड्रा ए फॉर्मेट ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, डेली लेसन प्लानिंग। यानी लेसन प्लान कैसे बनाते हैं बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, लेसन नंबर और ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। उसके बाद एक इंडेक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, एक्टिविटीज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और असेसमेंट। उसके बाद अपन अगला बिंदु बच्चों को देंगे, वाइल डिजाइनिंग एक्टिविटी एंड केयर शुड बी टेकन यूज मल्टी लेवल टीचिंग। ऑब्जर्व्स नोट, बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इंटरेक्शन विद द लर्नर्स, यूज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसके अलावा असेसमेंट का यूज़ करेंगे और अदर्स भी हमारे पास कुछ है तो उसका यूज़ भी अपन कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है।
अगला बिंदु है आपके सामने सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट टीचिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट माय टीचिंग, यानी जब भी तुमने पढ़ाया है तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट आपको अलग से इंक्लूड कर लेना है, नेगेटिव पॉइंट को अलग से इंक्लूड कर लेना है। क्या इंप्रूवमेंट करना है ये भी जो भी आपका टीचर होगा वो आपको मेंशन करके देगा कि ये मिस्टेक हो रही है उसको सही करो। तो आप भी कमेंट करके जाएं कि मेरी टीचिंग में क्या दिक्कत है। अगला जो बिंदु है वो आप देख सकते हैं, वेयर ऑल द लर्नर्स एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, इफ नॉट व्हाट वेयर रॉन्ग, यानी कि इसमें लर्नर्स की एक्टिविटी को ध्यान रखा जाता है कि बच्चा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ आती है। एम आई हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द लर्नर्स प्रोग्रेस, यानी कि मैं बच्चों को सिखाने में मतलब खुश हूँ या नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, ये चीज़ें भी उसमें लिखी जाती है। हाउ वुड आई रीड माई आउन टीचिंग गुड सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि मेरी जो टीचिंग स्किल है इसको मैं कितना पसंद करता हूँ या करता हूँ उससे रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे एंड में सिग्नेचर हो जाएंगे जो भी छात्र अध्यापक होगा उसके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन द टीचर्स इंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि एक तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। तो टीचर सेंटर अप्रोच की यहाँ पे बात हो रही है, पहला फिजियोलॉजिकल रॉन्ग है, मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है, यानी कि मतलब जो शिक्षण विधियाँ यूज़ किए जाते हैं ना, कभी टीचर को सेंटर रखा जाता है कभी स्टूडेंट को। तो मनोवैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि भाई स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए शिक्षण विधि। टीचिंग प्रोसेस ड्राई एंड बर्डन सम, यानी कि टीचिंग जो मटेरियल होता है ना, ऐसे कह सकते हैं कि भैया पढ़ाने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, बच्चों को समझ नहीं आता है। नॉट क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग द लर्नर्स, यानी बच्चे जो भी सीख रहे हैं उनमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होगी तो। नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच, अच्छा प्रभावी शिक्षण नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। नॉट इनेबल द लर्नर्स यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, बच्चों को लैंग्वेज का सही यूज़ नहीं दे सकता ये। इट डज नॉट बूस्ट द लर्नर कॉन्फिडेंस, इससे लर्नर का कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता है, बिल्कुल साला नीरस सरस महसूस करता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है और ये जो होता है ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच होता है और जो भी लर्निंग टेक्निक होती है उसको बहुत इजी और जॉयफुल बना देता है। क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग द लर्नर्स, यानी जो भी सीखने वाले हैं उनके बीच इंटरेस्ट क्रिएट करता है। वेरी इफेक्टिव अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच है और इसकी मदद से बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इनेबल द लर्नर्स यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, बच्चों को जो मुख्य भाषा है उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बूस्ट्स लर्नर्स कॉन्फिडेंस, यानी जो भी सीखने वाला है उसका कॉन्फिडेंस को एक हाई लेवल पर लेके जाता है। ओके, चलो अब अपन कर लेते हैं थोड़ा सा मनोरंजन। तो यहाँ पे देखिए, जब मेरी रीड में नंबर नहीं आएगी और मैं दुकान लगाऊंगा तब मैं ऐसे क्या करूँगा, चिप्स भी खा लूँगा, उसके अलावा एक नहीं 3-3 चिप्स खाऊंगा और यहाँ पर कुछ ये नमकीन सेब ये भी खा जाऊँगा, फ्रूटी भी मैं पी जाऊँगा, बिल्कुल जेठालाल की तरह दूसरों को कुछ नहीं दूंगा, मैं अकेले सब कुछ खा जाऊँगा। तो क्या आप भी शॉपकीपर जब बनेंगे तो ऐसे ही करेंगे या फिर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे? कमेंट में बताना, थर्ड ग्रेड टीचर बनना है या शॉपकीपर बनना है। पसंद आई ना मजाक? तो ऐसे बीच में ऐसे मनोरंजन होंगे जिसमें आपका जो चेहरा है वो ऐसे ऐसे स्माइल करेगा, है ना, ऐसे स्माइल करेगा। क्या करेगा? स्माइल। और ये आपका मुखड़ा हो गया। ओके, कितना अच्छा लगा? यस। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में मनोरंजन होता रहेगा जिससे क्या होगा, आपका मूड एकदम फ्रेश एक्टिव रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सजेस्ट सम स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग फॉर द टीचर टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, यानी शिक्षण प्रक्रिया जो है इसको आसान बनाने के लिए टीचर को क्या क्या प्रभावी तरीके अपनाने चाहिए उसकी बात कर रहा है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अप्रिशिएट क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम अगर अच्छा है तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। अप्रिशिएट रेशियो ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच संतुलन बनाए रखना। रिलेवेंट टेक्स्ट बुक, यानी वे टेक्स्ट बुक जो संबंधित है तो वो बच्चों को देनी चाहिए पढ़ने के लिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अच्छे होने चाहिए, उसकी मदद से टीचर अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकता है। लेटेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो आधुनिक तरीका है उसका प्रयोग करना चाहिए। इंडिविजुअल अटेंडेंस, यानी प्रत्येक बच्चे की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। क्लर्च शुड बी द लर्नर ऑल्सो, क्लर्च यानी लर्नर के पास भी अच्छा सा सीखने का मन होना चाहिए कि ऐसे नहीं भाई सीखने नहीं चाहता है। व्हाट इज TLM? TLM एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हाउ इट हेल्प टू ए टीचर एंड लर्नर इन क्लासरूम, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है ये बच्चे की किस तरीके या टीचर की किस तरीके से हेल्प करता है क्लासरूम में। तो हेल्प इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि वे चीज़ें जो मास्टर को पढ़ाने में मदद करती है कि यार बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ये ऐसे बता देंगे अपन,
तो इन सभी को अपन टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इंडिविजुअल जैसे इंक्लूड विजुअल एड्स, यानी विजुअल एड्स को इसमें ऐड कर रखा है, ऑडियो विजुअल एड्स और ओनली विजुअल एड्स को भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। ओके, विजुअल एड की मदद से जो टीचर है वो बड़े आराम से पढ़ा सकता है। अगला जो बिंदु है हाउ इट हेल्प्स, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये टीचर की किस प्रकार हेल्प करता है। मेक हिज लेसन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, यानी लेसन को और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग ये बना सकता है। इसके अलावा लर्निंग परमानेंट ऑन लर्नर्स माइंड, यानी जो भी उसको सिखाया जाता है बच्चे को वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप जाता है। हेल्प टू क्लियर कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको ये कर देता है, क्लियर कर देता है, यानी अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर देता है, कोई संदेह रहने नहीं देता है। इंक्रीज द नॉलेज ऑफ लर्नर्स, जो भी लर्नर्स होता है उसका नॉलेज हमेशा क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है। हाईली इफेक्टिव एंड डिग्री इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज है, इफेक्टिव तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। ऑडियो एड्स इनहेंस द लिसनिंग कैपेसिटी, विजुअल एड एसोसिएट मीनिंग विद द वर्ड डायरेक्टली, यानी ऑडियो विजुअल एड से उसकी मदद से बच्चों को बड़े आराम से और व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी किताब में उपस्थित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। राइटिंग इम्प्रूव थ्रोट, राइटिंग सुधारने का क्या तरीका है, प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। व्हेन वन साउंड इज गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट्स इज कॉल्ड, यानी एक साउंड दे रखा है और टू कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं तो इसको अपन वोवेल क्लस्टर के नाम से जानते हैं। ओके, तो बड़ा सिंपल है, मेरे को नहीं लगता है कोई हार्ड चीज़ है, ठीक है। आप प्रयास करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। मेरा बस चलता मैं आपके एग्जाम में आता और बातों में बता देता। मदर टोन्स इज नॉट अलाउड इन डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड में मदर टोन्स का यूज नहीं किया जाता है। हाउ मेनी प्योर वोवेल साउंड, प्योर वोवेल साउंड कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। द साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग इज पेडागोजी, यानी पढ़ाने का तरीका। इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। टेकिंग नोट्स इन द क्लास यूजफुल बिकॉज इट्स एन एड टू मेमोरी, यानी नोट्स बच्चों को क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी मदद से बच्चे बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, चीज़ों को याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी आर्ग्यूमेंट शुड बी अ प्रेजेंटेड विथ इफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रभावी तरीके से बच्चों को हम जो भी चीज़ें वो पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टोन्स, यानी बच्चे अपनी जो मातृभाषा है वो क्या करते हैं, सीखते हैं, तो विदाउट एनी आउटर फोर्स, यानी बिना किसी बाह्य बल के सीख लेते हैं। मातृभाषा सीखने में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नीडेड, यानी एक प्रभावी जो संप्रेषण है वो कहाँ जरूरत रहता है, तो सभी जगह, जहाँ कहीं जाएंगे आपको एक प्रभावी संप्रेषण की जरूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन क्या होता है, तो एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडिया, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, अपने जो आइडिया होते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है और अपना जो अनुभव होता है, यदि हम उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसको अपन कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से बातचीत कर सकते हैं। डिफाइंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, इट इज दैट द एक्सपेंसिव मैसेज इन द वे टू अलाउ अदर अंडरस्टूड, यानी कि ये क्या करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है, कौन, कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट्स इनेबल टू कम्युनिकेशन नीड सैनिटाइजेशन सम फॉर द कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी एंड टू इनेबल टू देम स्पीक, तो इंग्लिश मोर फ्लुएंटली एंड अप्रोचिएबली, यानी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छी है, इसको बड़े आराम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नोट टेकिंग, नोट टेकिंग क्या है, नोट टेकिंग की बात करें तो इट मीन्स नोट डाउन टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन वेज दैट आर अंडरस्टेबल इज जस्ट पुटिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ द कैन इजीली रिकॉल, यानी नोट्स क्या होता है, किसी चीज़ को पढ़ी हुई चीज़ होती है और इसको जल्दी जल्दी रिकॉल करना है तो उसके लिए अपन नोट्स का यूज़ करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स टेकिंग, नोट्स टेकिंग इन हेल्पफुल टू लर्निंग, इट वेरी यूजफुल फॉर इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि नोट्स क्यों लिखे जाते हैं, नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो भी सीखने वाला है नोट्स उसकी मदद करते हैं और परीक्षा के समय वो जल्दी से नोट्स से अपना रिवीजन कर सकता है और एग्जामिनेशन के समय भी रिवीजन कर सकता है और इंटरव्यू के समय भी रिवीजन कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, ये लॉन्ग क्लास ले लूँगा, इसके बाद आप PDF जरूर डाउनलोड करें, पेड कोर्स है आप खरीद सकते हैं
आपको खरीदने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी कोर्स परचेज करने में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द कोलकलम्स, ये क्या है आप पढ़ के मेरे को कमेंट में लिख देना हिंदी में। कोलकलम्स दैट आर नॉट फॉर्मल और लिटरली आर यूज्ड मोस्टली इंफॉर्मेशन स्पीच और फैमिलियर कन्वर्जन, यानी कि कुछ ऐसे इनफॉर्मल स्पीच होते हैं बिना तैयारी के बोलना कोलकलम कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन, यानी वैकल्पिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में बताओ। तो प्रोविजन ऑफ मेथड टू अडॉप्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट वाइल प्रोवाइडिंग टू व्हीकल एग्जामिनिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग इन चेंजिंग सोसाइटी कॉल्ड अल्टरनेटिव एजुकेशन, यानी कि ऐसी शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है जो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, पिछड़ चुके हैं, उनको ये एजुकेशन दी जाती है जिससे क्या हो वो भी अपनी लाइफ में अपना इम्प्रूवमेंट कर सके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेसी ऑफ लिसनिंग टू द न्यूज़, यानी न्यूज़ जो होती है उसको सुनने और समझने के लिए हमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो लिसनिंग टू द न्यूज़ रेगुलरली एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम विद द एक्यूरेसी विद द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, इसके लिए हमें लिसनिंग स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर अगर ध्यान से सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी। नोट टेकिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी नोट्स बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। द लर्नर्स शुड लिसन टू द ऑडियो मटेरियल्स अल्टरनेटिवली, तो इसके लिए लर्नर्स क्या कर सकता है, ऑडियो वीडियो मटेरियल देख सकता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हो और वीडियो भी देख पा रहे हैं। तो ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी पढ़ाई करने में। अब आ चुका है एवरी टाइम, क्या आ चुका है, एवरी टाइम। जब आपके घर वाले पूछते हैं कब नहाओगे, घर वाले इस ठंड में क्या पूछते हैं, कब नहाओगे, तो आप क्या कहते हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इमीडिएटली सोचा नहीं है बट सोचेंगे। कहने का मतलब ये कि घर वाले बोल रहे हैं कब नहाओगे ना, आप बोलोगे सोचेंगे देखेंगे कब नहाना है। तो नहाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, ऐसे अपने ठंड वाले दिन आ गए हैं। तो एक बार चेहरे पे दोबारा स्माइल लेके आ जाओ ताकि अभी जो आपके सर पे टेंशन थी वो खत्म हो जाए। ओके, यस, तो बिल्कुल स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, एंजॉय के साथ आपको अंग्रेजी पढ़नी है। और ऐसे मत बोलना अंग्रेजी मत आती है, आज से ऐसे बोलना अंग्रेजी आती है, सर ने सिखा दी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट शुड बी कीप्ड इन द माइंड वाइल आर्ग्यूइंग ऑन द टॉपिक, जब हम किसी टॉपिक पर तर्क वितर्क करते तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। वी नीड टू हैव ए कॉन्क्रीट एडजस्टमेंट पॉइंट सपोर्ट और पॉइंट, यानी कोई पॉइंट हमने रखा है, तथ्य रखा है, तो उसके पीछे का क्या कारण है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मोस्ट सक्सेसफुल आर्ग्यूमेंट कंबाइंड द 3 टाइप ऑफ अपील्स, यानी कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अपील्स इंक्लूड होती है। वी मस्ट अपील टू द लिसनर्स रीजन गुड कैरेक्टर एंड इमोशंस, यानी कभी कभी क्या होता है कि लिसनर जो होता है उसका कैरेक्टर अच्छा होता है, उसके इमोशन अच्छे होते हैं, तभी वो चीज़ अपील हो जाती है। वेल डिफाइंड पॉइंट मस्ट रिप्रेजेंट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, सामने वाला बोल रहा है जो गलत, ऐसा भी हम नहीं मान सकते हैं। जब भी क्या होता है बताओ, अपन आर्ग्यूमेंट करते हैं। ए कॉम्बिनेशन, ये रुक जा, भाग का रहा है, पढ़ाने देना बच्चों को, यस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोच लीड्स टू मोर बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट को और अपन को बैलेंस अगर करना है तो हर चीज़ से ध्यान रखना पड़ेगा। रिमेंबर डेट आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेस एंड ओपिनियन एंड गिव रीजन सपोर्ट द ओपिनियन, यानी जब भी आप कोई ओपिनियन देते हो तो उसका रीज़न बताओ और साथ में आप उस ओपिनियन का सपोर्ट करो, तभी लगेगा सच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉर्ड, हाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मेंशन इन द डिटेल द 6 स्टेप ऑफ इफेक्टिव नोट टेकिंग हेल्प टू रिकलेक्ट एक्यूरेसी, यानी कि नोट्स अगर बनाने हैं अपन को तो उसके लिए एक प्रभावी तरीका बताओ। सबसे पहला बिंदु है रिकॉर्ड के माध्यम से अपन नोट्स बना सकते हैं। Many ideas as you can in the large right hand column do not be a concord with the getting every word down the speakers say with the wetting of your notes grammatically। तो ये एक टेक्निक बता रहा है जिसकी वजह से अपन नोट्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। To ensure that you are not make sense weak letters after the lecture is over, fill in the blanks or make incomplete sentence complete। तो ऐसे कुछ काम करके हम अपनी जो इंग्लिश है उसको बेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो बिंदु रखा है वो दे रखा है रिड्यूस इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड आइडिया टू कीवर्ड और प्लेजर टू फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड आइडिया, यानी जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, फैक्ट और आइडियाज भी हमारे सामने आएंगे। उसके अलावा आगे दे रखा है द क्वेश्चन हेल्प टू क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ द फैक्ट एंड आइडिया, क्वेश्चन जो होंगे वो क्या करेंगे, फैक्ट और आइडिया को अपन को अच्छे से
समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपके अगला बिंदु है आपके सामने रिकेट। द फैक्ट एंड आइडिया is done out loud and in your own words. This helps fix things in your mind when reacting. Cover up your notes in the 6-inch column and label the cue words and the questions uncovered ready accessible. अब रिक्वेस्ट क्या होता है ये इसने यहाँ पे बता रखा है। अब बात करते हैं अपन अगला बिंदु की। अगला बिंदु है आपके सामने on the information and ideas you have learned. This goes beyond just learning and by remembering the content of your notes. यानी कि नोट्स एक बार बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। You can ask yourself how to the fact and idea fit into the what you are already know the significance and soon. यानी कि तुम क्या क्या चीज़ें नोट्स में पहले से जानते थे और क्या क्या नई चीज़ें अक्सर तुम्हें देखने को मिली, उसके बारे में भी तुम नोट्स में बात कर सकते हो। अगला जो हेडिंग है वो है रिव्यू एंड रिकेट। रिव्यू एंड रिकेट क्या होता है अभी अपन देख लेते हैं। यू आर नॉट ए फ्रिक्वेंसी एज यू कैन रिपीटिंग एरियाज और योर नोट्स कैन बी डन इट बाय द बॉटम ऑफ द नोट्स पेज। यानी नोट्स को अपन क्या करना चाहिए, बॉटम सेक्शन तक अपन को एंड कर देना चाहिए। ओके अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही छोटा और सरल प्रश्न है। व्हाट इज ए रीडिंग स्किल। तो व्हाट इज ए रीडिंग इज ए स्किल। तो रीडिंग क्या है, स्किल याद रखना। रीडिंग इज है ना, ये स्किल यहाँ से हटा देना। रीडिंग इज ए क्या लिखोगे, इसका आंसर स्किल लिखोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग देयर डे बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ करते हैं, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ए रिटन कंपोजिशन इन प्रोज ऑन ए स्पेशल टॉपिक इज कॉल्ड। यानी लिखित में एक कंपोजिशन अपन को दिया जाता है, उसको अपन आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ए प्रिंटेड बुकलेट एडवर्टाइजिंग ए स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल पेरेंट स्टूडेंट इज नोन एज। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। यानी एक किताब होती है जिसमें स्कूल के बारे में जानकारी दे रखी होती है। ओके अगला प्रश्न आपके सामने है, टेबल और लिस्ट टू इवेंट टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट कैन बी प्लेस्ड। तो सारी चीज़ें एक टाइम टेबल के अनुसार जमाई जाती है, उसको टाइम टेबल कहते हैं ना। ए प्रिंटेड स्टेटमेंट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द बोर्ड इज कॉल्ड नोटिस। यानी एक प्रिंटेड चीज़ होती है जिसको किसी बोर्ड पे लगा दिया जाता है, जिसको अपन नोटिस के नाम से जानते हैं। ए रिटन एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम से इसको जानते हैं। ओके तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आए, नंबर भी आपके अच्छा आए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन ऑफ द केसेज ऑफ बेड राइटिंग। बेड राइटिंग क्यों आती है, तो बेड सिटिंग पोजीशन, बैठने की सही स्थिति नहीं होती तो राइटिंग जो होती है वो खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स एक्सेट्रा कोल्ड। यानी कि खाने पीने की चीज़ें होती है, ये एक लिस्ट में होती है। इस लिस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो मेन्यू के नाम से जानते हैं। ए काइंड ऑफ लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अरेंज टू ए लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल इज सर्कुलर। है ना, एक लेटर्स होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बड़े बड़े लोगों में, जिसको अपन सर्कुलर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू इम्पोर्टेंट टेक्निक। किसकी ये टेक्निक बताओ, दोनों ही साइलेंट रीडिंग की टेक्निक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रीडिंग। तो इसका आंसर लिखोगे, रीडिंग मेक ए फुल मैन। रीडिंग क्या करती है, पूरे आदमी को बना देती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राइट फॉर गुड रीडिंग मटेरियल्स फॉर द अपर प्राइमरी स्कूल। अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें सिखा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ना सिखा सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड पढ़ना सिखा सकते हैं और लेटर्स भी पढ़ना अपन ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राइट द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट आर मोस्टली रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोडक्ट एंड देयर सेल्स। एडवर्टाइजमेंट किससे संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट से संबंधित है और उनकी होने वाली बिक्री से संबंधित है, याद रखना। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मोबाइल मैसेज। मोबाइल मैसेज कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है SMS, ओके, एक होता है MMS। MMS का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, अगर आप कुछ ऐसे सीरियल देखते हैं तो उनमें आपने MMS का नाम जरूर सुना होगा।
और MMS का मतलब मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होता है और SMS का मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, दोनों ही याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने ईमेल। व्हाट इज ईमेल? ईमेल की बात करें तो ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू सेंड मेल अक्रॉस टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप किसी को कोई जानकारी भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ईमेल का यूज़ करना है। व्हाट इज अ पोस्टर? पोस्टर क्या होता है? तो पोस्टर इज ए प्रिंटेड पिक्चर और आर्ट वर्क यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट हैविंग ए मैसेज कन्वे। मैसेजिंग करने के लिए पोस्टर का यूज़ किया जाता है, प्रिंटेड पार्ट होता है और उसमें कलाकारी दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हेन आर द क्वेश्चन जनरली आस्क्ड? प्रश्न कब पूछे जाते हैं? तो प्रश्न पाठ शुरू करने से पहले पूछ सकते हैं, पाठ जब पढ़ा रहे हैं उस समय भी पूछ सकते हैं और पाठ पढ़ाने के बाद भी पूछ सकते हैं। तो जब आपका मन करे तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जब बच्चों को कूटने का मन करे तब भी बहुत सारे टीचर प्रश्न पूछ लेते हैं। साले क्या करें, पर पढ़ना तो पड़ेगा। यस। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट इजी? आर्ग्यूमेंटिव इजी कैसे? इन फोकस डिस्कशन इन द फॉरएवर ऑफ द अगेंस्ट द गिवन टॉपिक। टॉपिक के खिलाफ बोलना, यानी कोई भी टॉपिक हमें दिया है उसके खिलाफ, यानी वाद विवाद, यानी कोई बात हुई है उसके प्रति विरोध करना, उसका ये इसमें आता है। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनिंग एंड स्कीमिंग? पहले बात करते हैं स्कैनिंग की। स्कैनिंग का मतलब ये होता है मीन्स एज टू एग्जामिन minutely and instantly to rapidly covers a great deal of materials in the order of locate specific fact piece of information, यानी कि बहुत बड़े मटेरियल को अपने अंडर में लेना, उसको पढ़ना। अगला है स्कीमिंग। व्हाट मीनिंग्स ऑफ स्कीमिंग? एग्जामिन hastily is a method of rapidly moving of the eyes over the text with the purpose getting only the main idea and general overview, यानी बहुत बड़ा मटेरियल हम एक साथ पढ़ लेते हैं और वो चीज़ पर ही नज़र रखते हैं जो अपने काम की है। ओके, ये किस में आता है? स्कीमिंग में आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर इन टीचिंग इंग्लिश? यानी इंग्लिश सीखने में न्यूज़पेपर का क्या रोल है? तो रीडिंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द आवर डेली लाइफ एज वेल एज स्कूलिंग, यानी जब अपन स्कूल में पढ़ते हैं या जब कक्षा 1 से 12 में पढ़ते हैं उस समय न्यूज़पेपर का जो मटेरियल होता है वो अलग अलग टाइप का अक्सर अपन को देखने को मिलता है। तो इसको पढ़ेंगे तो अपनी जो बोलने की स्किल है वो एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। देयर में भी अबाउट पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं, सोशल इशू होते हैं और स्पोर्ट रिक्रूटमेंट और कुछ एडवर्टाइज इसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे भैया तू क्यों डिस्टर्ब सारा। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड फॉर्मल लेटर। पर्सनल लेटर जो होते हैं या इंटेंडेड रिस्पेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बोर्ड्स कैटेगरी ऑफ पर्सनल और फॉर्मल्स। पर्सनल लेटर जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑल द एड्रेस टू रिलेटिव फ्रेंड को लिखे जाते हैं, पर्सनल किसी घर वाले को लिख सकते हैं, किसी राइटर को लिख सकते हैं। और पर्सनली ये लेटर क्या किया जाता है, एक दूसरे को प्रेषित किए जाते हैं। लेटर्स रिटर्न टू बी एनी सिचुएशन ऑफिस पर्सनल और अदर देन फ्रेंड रिलेटिव फॉर्मल लेटर, यानी कि अपने ऑफिस में या फिर किसी दोस्त को या फॉर्मल लेटर्स भी अपन लिख सकते हैं कभी कभी। ओके, ये अपने हो गए लेटर की बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए, तो आप लिखेंगे टू वे प्रोसेस। द यंग राइटर नीड, यंग राइटर को क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। राइट द इम्प्रूव्स ऑफ थ्रो, तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपन खुद में इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। नोट्स टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स। नोट्स टेकिंग क्या है? अदर सोर्स से इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नोट्स टेकिंग? नोट्स टेकिंग का मेन पर्पस क्या है? तो एक्सटेंड और अटेंशन स्पेन, यानी कि अपनी जो सीखने की कैपेसिटी इसको बढ़ाना है। व्हाट डज द नोट्स टेकिंग गिव आवर माइंड? यानी नोट्स टेकिंग जो होता है उससे क्या होता है? तो चेंज द ऑब्जर्व द मटेरियल इट्स नीड टू लर्न, यानी जो भी हमें सीखना है उसकी अभिव्यक्ति को बदल देता है, इजी कर लेता है। व्हाट शुड बी रिमाइंडर बिफोर नोट्स टेकिंग? जब भी अपन नोट्स लिखते हैं तो उस समय में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? तो हर जो लेसन है उसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, हर लेक्चर को न्यू पेज से स्टार्ट करना है, तभी हम अच्छे नोट्स बना पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने एक्सप्लेन राइटिंग स्किल्स, यानी राइटिंग स्किल को हम कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल हेल्प्स टू ए पीपल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज़,
यानी राइटिंग स्किल क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है किसको, थॉट्स को, विचारों को, और आइडिया को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर देती है। थॉट्स विदाउट राइटिंग, यानी कि बिना लिखे क्या कर सकते हैं अपन, चीज़ों को अपने मन में सोचते हैं, आइडिया आते रहते हैं। डिफ़िकल्ट टू कीप इन द माइंड एज द वेरियस एस्पेक्ट सब्जेक्ट, बहुत से विचार आते रहते हैं और बिना लिखे हम अक्सर उनको बोल जाते, तो लिखना हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट शुड वी राइट व्हाइल डिस्क्राइबिंग पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति के सामने डिस्क्राइब करें तो हमें क्या लिखना चाहिए। तो फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टराइज, यानी शारीरिक और सामाजिक विशेषताएं उसके लिख सकते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है वो लिख सकते हैं, और बिहेवियर कैसा है वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंस राइटिंग, यानी कि लिखना जो है, लिखने का क्या महत्व है। तो राइटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे अपन लिखते जाते हैं अपन को अनुभव आता रहता है। राइटिंग इम्प्रूव्स और थॉट एंड प्रैक्टिस, राइटिंग जो होती है वो हमारे विचार जो होते हैं उनको अच्छी करती है। मीनिंग्स कम्स बिफोर फॉर्म, यानी मीनिंग्स भी अपन को ऐसे ही क्या होती है, याद होती है, समझ आती है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट आर द 3 वे टू मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने के क्या तरीके हैं। हेडिंग से बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट से बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में बना सकते हैं, और माइंड मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 3-4 तरीके हैं जिसकी मदद से हम बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बना रखे ना, ये बुलेट नोट्स बना रखे, सारे बुलेट नोट्स से जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग करने का पर्पस क्या है। तो टेकिंग नोट्स हेल्प टू रिमाइंडर्स व्हाट वी हैव हर्ड, यानी हमने जो भी सुना है उसको हमें याद करना है, तो उसके लिए नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग नोट्स गिव आवर माइंड ए चांस टू ऑब्जर्व द मटेरियल इट नीड टू लर्न, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये नोट्स हमें सब कुछ सिखा देता है। इट्स हेल्प टू रिव्यू मटेरियल फॉर रीयूज इन रिविजन, असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन, ये भी दिखाता है कि अपन ने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, दोबारा हम क्या क्या चीज़ पहले पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ रहे हैं, ये और खुद का जो मैनेजमेंट सारा करते हैं ये नोट्स कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ नोट्स मेकिंग, नोट्स बनाने का मेन टारगेट क्या है। पहली बात, स्टे एक्टिव एंगेज विद ड्यूरिंग लेक्चर, जब भी अपन को पढ़ाया जाता है तो अपन इंगेज रहना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो नोट्स में बनाने चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लर्निंग एंड क्लियरिफाई योर थिंकिंग, यानी कि क्या हम समझ रहे हैं और क्या हमने समझ लिया है उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो उसके लिए भी हमें नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी सेलेक्टिव एंड आइडेंटिफाई की आइडिया, की आइडिया अगर अपन को निकालना है तो उसके लिए भी नोट्स बनाने जरूरी है। रिमेंबर द मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने पढ़ा है उसको याद रखना है, उसके लिए भी नोट्स बनाने जरूरी है। प्लान एंड स्ट्रक्चर रिटन असाइनमेंट, यानी हमें कोई प्लानिंग करनी है या फिर कोई स्ट्रक्चर अगर अपन को बनाना है तो उसके लिए भी हमें नोट्स बनाना जरूरी है। रिव्यू एंड रिवाइज बिफोर एग्जाम, परीक्षा से पहले अपन को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है सारा मटेरियल, तो उसके लिए भी हमें नोट्स बनाना जरूरी है। द स्टूडेंट टीचर आर रिक्वायर्ड, स्टूडेंट और टीचर को क्या चाहिए बताओ, प्रोस स्पेसिफिक टीचिंग एबिलिटीज, यानी पढ़ाने का स्पेशल तरीका अगर है तो छात्राध्यापक आराम से पढ़ा सकता है। द स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है उसको कहते हैं अपन एक्सट्रीम पोर स्पीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 199 सपोर्ट, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 199 है, ये किसका सपोर्ट करता है। तो बेटर अप्रोच टू इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया, सेंटर्ड इंडिया में कैसा इनोवेशन कर सकते हैं ये बताता है। अगला क्वेश्चन है स्पीच में भी जो भाषण होता है वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है इफ़ वी यूज़ केयरफुली, अगर अपन भाषण को अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली होता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे इज ए फॉर्म ऑफ, ऐसे क्या है तो सेल्फ एक्सप्रेशन है, आत्मा अभिव्यक्ति। What is the said about the education, शिक्षा के बारे में हम क्या कह सकते हैं। It is said the education is the act of for process of developing the facilities and power of a person by teaching, instructing, schooling, यानी कि एजुकेशन क्या है तो एजुकेशन वो चीज़ें जो हमारा डेवलपमेंट करती है, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, व्यक्ति की जो ताकत होती है उसको पहचानने में मदद कराती है, और किस प्रकार अपन को स्कूल में पढ़ाना है या चीज़ें सीखनी है वो सारी चीज़ें अपन को एजुकेशन ही बताती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डज एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट क्या है उसके बारे में बताओ। तो एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी टू बिल्ड अप ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस टू चैलेंज, यानी कि खुद को मतलब मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार करना एम्पावरमेंट कहलाता है।
व्हाट शुड वी डू विथ की सेंटेंस एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई चीज़ अपन को याद रखनी है तो अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैं भी आपको सारी चीज़ें अंडरलाइन करके क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ओके, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यस, अगली स्लाइड है आपके सामने। व्हाट इज द एविडेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के एविडेंस क्या है, तो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इज द एविडेंस ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द केसेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, तो सम रिच पीपुल से द पॉवर्टी इज ड्यू टू लेजीनेस, ड्रिंकिंग एंड फुलिशनेस। मूर्खता से क्या आती है, पॉवर्टी आती है। देयरफॉर देयर सी इट इज द फोर्थ ऑफ द पुअर, वी शुड स्टिल हैव ड्यूटी टू द पुअर, it is the duty of the voice of the help the foolish and the duty of the wrong the strong to help the weak, but it is not holiday in the modern economic setup. There are many things which the poor cannot be controlled. A good deal of poverty not due to laziness, any other words of the working people, it is the due to effect of the means of the production of controlled by the few lucky person who are make unfair यूज ऑफ देम। तो ये पॉवर्टी है, इसको आप याद रख सकते हैं अपने हिसाब से, बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में बात कर रखा है, कैसे लोग मतलब आलस्यपन नहीं रखते हैं, काम करते हैं अच्छे से, और उनसे रिलेटेड फैक्ट ये कुछ इसमें बता रहा है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट जैम सेशंस। जैम सेशंस क्या होते हैं, तो इसको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, प्रोग्रेस होते हैं और एक्टिविटी कह सकते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट जैम प्ले करते हैं, इम्प्रूवमेंट विदाउट एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, बिना किसी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन के क्या करते हैं, चीज़ों को सही करते हैं, और प्री डिफरेंट एग्रीमेंट अरेंजमेंट क्या करते हैं, वो कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड समरी, यानी कि गुड समरी क्या है उसके बारे में बताओ, अच्छी सारांश क्या होता है। तो ऑल द मेन आइडिया, ऑन द मेन आइडिया है ना, MAIN, जितने भी मेन आइडिया होते हैं उनको अपन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अवॉइड डिटेल एंड एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड विद एंड आइडियाज, यानी जितनी भी डिटेल्स होती है उसको अपन साथ में ऐड कर लेते हैं। यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी जो सिंपल लैंग्वेज होती है वो इसमें यूज़ की जाती है। फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल पीस, राइटिंग फॉर एज द पॉसिबल इज द शॉर्ट एंड क्लियर, यानी ओरिजिनल जो चीज़ होती है उससे इसको छोटा रखा जाता है, और मेन आइडिया होता है वो इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। वाई शुड वी केप्ट इन द माइंड राइटिंग एंड ऐसे और आर्टिकल, तो सेंट्रल आइडिया ध्यान में रखो, टॉपिक सेंटेंस बनाओ, स्पेसिफिक डिटेल लिखो और पैटर्न करो डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स आर्टिकल, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि आर्टिकल्स क्या होता है और इनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आर्टिकल की बात करें तो इट इज़ ए कंपोजिशन स्टडीज इज द शॉर्ट वर्क ऑफ द नॉन फ्रिक्शन द टाइपिकली अपीयर्स इन ए मैगजीन और न्यूज़पेपर और बुक, यानी अखबार में जो छपते हैं ना छोटे छोटे अनुच्छेद, उनको अपन क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्टली आपको समझाने की, चीज़ें आपको याद भी हो रही होगी, और आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ज़्यादा हिंदी में बताऊँगा तो भी आप लिख नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और इंग्लिश में आपको रीड करके बता रहा हूँ। कोई स्पेलिंग आपको बोलने में दिक्कत आती है तो आप इजीली कर पाएंगे। आर्टिकल इंक्लूड द न्यूज़ आइटम्स, फीचर्स, स्टोरी रिपोर्ट्स, प्रोफाइल इंस्ट्रक्शंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड अदर इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग, यानी आर्टिकल्स में सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। देयर आर 2 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल और सब्जेक्ट देम, यानी इसके लिए 2 चीज़ें अपन ले सकते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट और सब्जेक्ट और थीम। एक तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं फिर उसकी थीम बनाते हैं, तो 2 चीज़ें अपन आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है योगा डेवलप्स हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मतलब योगा किस प्रकार अपना दिमाग का और बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। तो इट मेंटेनेंस और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये हमारी ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक और भावात्मक और अदर जो अपनी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है योगा। One of the most important benefit of yoga is the application of revealing stress, fat and as the relaxation। अपने ज़िंदगी में मस्त आराम से रिलैक्स रहना है अपन को, या फिर मोटापा घटाना, या फिर टेंशन खत्म करनी है, तो हम योगा कर सकते हैं। जब भी इंग्लिश कठिन लगती है योगा करो, फिर इंग्लिश पढ़ने लग जाओ, आप बड़े आराम से इंग्लिश सीख पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू। जब जॉब इंटरव्यू होता है तो खुद को कैसे एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट टू रिमेंबर वाइल इंट्रोडक्टिंग योर सेल्फ, जब अपन जाएंगे तो क्या क्या बोलेंगे, एक प्यारी सी स्माइल देनी है और चेहरे पे,
और उसके अलावा हमें हमारी डिटेल, अपना नाम बताना है, जगह का नाम बताना है और अपना पता बता देना है। अगर जरूरी हो तो परिवार की जानकारी भी दे देनी है। टॉक अबाउट द एजुकेशन स्किल, फिर बताना है कि भैया मैं कितना होशियार हूँ, क्या क्या मेरे पास डिग्री है। उसके बाद अपना जो उद्देश्य है उसको ब्रीफ में बता देना है। उसके बाद शेयर वॉट यू वांट टू, अपन को क्या बनना है ये भी आप बता सकते हैं। ए पर्सन हु इंस्पायर्ड, अपन किस पर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये भी आप बता सकते हैं। और टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट, यानी हमारा इंटरेस्ट किस में, कौन कौन सी हमारी अच्छी आदतें उसके बारे में भी आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। और आपकी जो स्किल है, विशेष प्रतिभा है, उसके बारे में भी आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ICT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका इंग्लिश में क्या यूज़ है, तो इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द टीचर्स सम फाइंड ऑफ डिफरेंस टू द cope with the new intellectual between throw up the by challenge to the global new and local context। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। मतलब नई जो तकनीकी आ रही है उसको सीखना इसके लिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक्सप्लेन द रिपोर्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट में क्या क्या फीचर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ए रिपोर्ट इज द रियल और जेन्यून, एक ऐसी रिपोर्ट जो सत्य और क्या हो, बिल्कुल जेन्यून हो। डिस्क्रिप्शन उसका अच्छा हो, स्टेटमेंट उसके सारे अच्छे हो। समथिंग दैट हैज़ बीन सीन हर्ड डन बाय ए पर्सन, सारी चीज़ें क्या हो, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट कह सकते हैं। रिपोर्ट के अच्छे फीचर ये हो सकते हैं। ओके, यस, कुछ और बिंदु इसके दे रखे हैं, देख लेते हैं। समरी ऑफ रिपोर्ट्स में बी डिलीवर्ड बाय ओरली, कंप्लीट रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द फॉरम रिटर्न डॉक्यूमेंट, यानी जितना भी अपन जानकारी है उसके बारे में वो अपन को लिखित रूप में देनी है। फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट क्या होती है और फीचर क्या होते हैं देख लो। पहले गुड रिपोर्ट रिलेवेंट होती है और बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, मतलब सत्य तथ्यों पर आधारित होती है। ब्रीफ, रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा हमें ब्रीफ में, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखनी चाहिए। क्लियर, जो भी रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्लियर, साफ सुथरी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगला है फैक्चुअल, A report should be based on factual idea with the proof of suggestions from your side should be not involve it, यानी कि अपनी तरफ से रिपोर्ट में अपन को कुछ ऐड नहीं करना है, जो डिफॉल्ट चीज़ें वही रहने देनी। अगला इजी, जो भी रिपोर्ट होती है उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। और इम्प्रेसिव, रिपोर्ट एक इम्प्रेसिव होनी चाहिए, खुश करने वाली होनी चाहिए, है ना, इम्प्रेसिव, इसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगला प्रश्न है पीयर ग्रुप्स क्या है, तो सेम एज ग्रुप होता है, सेम काम करता है, उसको कहते हैं पीयर्स ग्रुप। अगला प्रश्न है एवरी चाइल्ड एबिलिटीज, प्रत्येक बच्चे की एक विशेषता होती है, क्या होती है बताओ, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि वो दूसरे से अलग होता है। अगला प्रश्न है अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं एटीट्यूड, किसके बारे में कुछ ऐसा स्पेशल व्यक्त करना। मोस्ट ऑफ द रूरल फैमिलीज, अधिकतर रूरल फैमिली क्या होती है, बहुत ही गरीब होती है। लर्निंग टेक प्लेस, लर्निंग जो भी अपन सीखते हैं ना, तो ये एक होलिस्टिक मैनर होता है मन में। लैंग्वेज स्किल आर, लैंग्वेज स्किल की याद करें तो एक्वायर ओनली बाय यूजिंग देम, जो भी यूज़ करता है उसके अंदर होती है लैंग्वेज स्किल। ओके, थोड़ी सी क्लास हो रही, लगभग 1 घंटा 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। उससे पहले एक छोटा सा जोक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब आपकी क्रश आपको बोलती कि रात को फ्री हो गया तो तब अपन क्या बोलते हैं, मैं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम से सोने जाना है। वाह भैया, सोने का तरीका तो देखो, मुझे कुछ काम से ज़रूरी सोने जाना है। वो तो बात करना चाहती है, उसने क्या बोला कि रात को फ्री हो गया, इसने क्या बोला, मेरे को कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। और सच में क्या करता है, रीड की प्रिपरेशन करता है। देखो किस तरीके से बचना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। लकड़ लो कुछ, या सही बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, मदर टोंग इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लैंग्वेज, यानी मातृभाषा, उसको मदर टोंग यानी मातृभाषा जो होती है उसको प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या एक फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। वोट मे बी द वेराइटी ऑफ द लर्नर्स वन क्लास, एक क्लास में अलग अलग प्रकार के जो लर्नर्स है वो हो सकते हैं, तो जनरेशन के हिसाब से हो सकते हैं, यंग लर्नर्स हो सकते हैं और बिगिनर्स हो सकते हैं। अगला प्रश्न है नेम ऑफ द 3 सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर और लर्नर्स, यानी कि 3 फैक्ट बताओ जो क्या करते हैं, लर्नर्स को डिफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फैमिली, पीयर्स और सोसाइटी। राइट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, टीचर के मुख्य क्या करते हैं उसके बारे में बताओ। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज द टू डेवलप द स्टूडेंट ए पॉजिटिव एटीट्यूड लर्निंग इंग्लिश एज द सेकंड लैंग्वेज, टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों को इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज सिखाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बच्चे में भी सकारात्मक विचार विकसित करने चाहिए।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है और इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है व्हाट अबाउट द लर्नर्स एरर, लर्नर्स की क्या क्या गलतियाँ होती है, किस तरीके से वो अपनी इंग्लिश की वाट लगा देता है। प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं करता है, ग्रामेटिकल एरर्स अक्सर आ जाते हैं, वोकेबलरी बिगड़ जाती है और लैंग्वेज कभी कभी गलत यूज़ करता है और कुछ अपवाद जो होते हैं वो उसकी वाट लगा देते हैं। डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं और ये फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, यानी वे अपने परिवार में प्रथम होते हैं जो फर्स्ट बार विद्यालय आए हैं, उनके माता पिता स्कूल में कभी नहीं पढ़े हैं। सेकंड होते हैं यंग लर्नर्स, ये 5 और 6 एज ग्रुप के होते हैं और फर्स्ट टाइम आते हैं और वोकेबलरी में मातृभाषा में बात करते हैं, इनको अंग्रेजी आती है नहीं। अगला है बिगिनर्स, ये वे चिल्ड्रन है जो एडल्ट हैं और इंग्लिश सीखना इन्होंने अभी अभी शुरू किया है। ओके, तो ये 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट डज द टीचर नीड टू डू टू मोटिवेट, यदि टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना है तो वो क्या करेगा। स्टार्ट ए न्यू लेसन विद सम वार्म अप एक्टिविटी, यानी कि जब भी टीचर नया लेसन स्टार्ट करेगा तो बच्चों को छोटी मोटी प्यारी प्यारी एक्टिविटी करा देगा जिससे बच्चे खुश हो जाएंगे। ए टीचर शुड बी इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क, एक टीचर के पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए, इसकी मदद से क्या होगा, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगला बिंदु है ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द क्लास ऑल्सो हेल्प टू मोटिवेट द लर्नर्स, यानी कि क्लास का वातावरण एक दोस्ती भरा होना चाहिए जिससे क्या हो कि सारे बच्चे मोटिवेट रहे। ओके, अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी, यानी ये जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ पे इंग्लिश का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क इन द कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया की यदि हम बात करें तो इंग्लिश क्या है, बहुत ही मतलब कठिन टास्क है बच्चों को अंग्रेजी सिखाना। वी हैव वरीड अ प्रॉब्लम इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जब भी बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं तो बहुत सारे दिक्कतों का बच्चों को सामना करना पड़ सकता है और अभी आप भी कर रहे हैं। भले आप टीचर बनेंगे लेकिन इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश थॉट इन राजस्थान एज द वन स्कूल सब्जेक्ट, राजस्थान में तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ा जाता है और सब्जेक्ट में बच्चे अधिकतर फेल हो जाते हैं। इंग्लिश इज ए कंपल्सरी इन कॉलेज एजुकेशन, जब भी आप कॉलेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश कंपल्सरी हो जाती है, आपको पढ़नी पड़ेगी। द पीपुल हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इनटू इंग्लिश मीडियम, इसीलिए जो मम्मी पापा है वो अभी से ही शुरू से बचपन से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज देते हैं। द डिफिकल्टीज चिल्ड्रन ऑफ द फेस लर्निंग इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, इंग्लिश को 3 कैटेगरी में बांट रखा है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम और पेडागोजिकल प्रॉब्लम। तो 3 प्रॉब्लम से इंग्लिश की तीनों का यहाँ डिफाइन कर रखा है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी प्योर वोवेल साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने प्योर वोवेल्स होते हैं, तो 12। When one sound is given by 2 consonants, उसको कहते हैं क्लस्टर कॉन्सोनेंट, एक साउंड दे रखा है और 2 कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं तो उसको क्लस्टर कॉन्सोनेंट कहते हैं। नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। वाइल टीचिंग ग्रामर व्हाट इज द बेटर टू अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज, मेमोराइजिंग, डिफरेंस एंड ड्रिल्स, इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हाट इज द नंबर ऑफ वोवेल साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने वोवेल्स होते हैं, तो 20 होते हैं। हाउ मैनी मोनोपुथियस आर इन इंग्लिश, तो 12 होते हैं। हाउ मैनी डिप्थोंग्स आर इन इंग्लिश, तो 8 होते हैं। व्हाट इज द सिलेबल ए वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड विथ द कंटेंट ए वोवेल साउंड एंड द कॉन्सोनेंट साउंड एक्टिंग एज द वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड वोवेल की तरह बिलीव करता है, उसको सिलेबल कहते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एनोटेशन, चेंज ऑफ द पिच वॉइस, आवाज का जो पिच है उसको चेंज करना इनोटेशंस कहलाता है। व्हाट इज द मोनोपैथोस, प्योर मोबाइल साउंड होते हैं कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ, है ना, वोवेल है ना, मोबाइल में करते ना वोवेल साउंड होते हैं और मुंह से आते हैं ये, विदाउट फेसिंग एनी लाइक इट टोन्स प्लेट। इट इज एन इंडिपेंडेंट मोबाइल साउंड इन द वर्ड, है ना, वोवेल साउंड इन द वर्ड, इसे याद रख लेना। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए डिप्थोंग्स, it means double sound, it is the also combination of 2 vowels, 2 vowel sound का combination ही होता है, pronounced by a single syllable, एक single syllable में इनका pronounce कर लिया जाता है। each sound start on the vowel sound the finish the others, vowel जैसे खत्म होता है ये start हो जाता है। so called in the pure vowels because they have no purity in sound, क्योंकि इसको vowels इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई क्लियरिटी नहीं होती है। diphthongs are totally 8 नंबर्स इनके होते हैं diphthongs के। what are the 2 basic pattern of एनोडेशंस, एनोडेशंस के 2 पैटर्न कौन कौन से, 2 पैटर्न्स ऑफ द
टोन कैरी एंड द टोन ऑफ द फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, सिंपैथी, इंस्टेंस, apology, regret, extend and disagree. लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल, एक्स्ट्रा हाई लेवल, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड है. वी गिव एनोटेशंस इन द टू पैटर्न्स राइजिंग एंड फीलिंग पैटर्न्स ऑफ द फीलिंग एंड राइजिंग. ठीक है, पहला पैटर्न ये दे रखा है, सेकंड पैटर्न ये दे रखा है, याद रखना. ओके, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर. अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय अप्रोच. अप्रोच क्या होता है? तो अप्रोच इज ए थ्योरी ऑफ द स्टूडेंट नेचर ऑफ लैंग्वेज. यानी अप्रोच की बात करें तो एक नेचर होता है लैंग्वेज का, एक प्रकृति होती है. द नंबर ऑफ द लैंग्वेज इज प्रोपेंशियसी. इट ऑल्सो रेफर्स टू द डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचुरल ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू इज द लर्न. यानी भाषा कैसे सीखी जाती है उसके बारे में बात इसने कर रखी है. अगला प्रश्न है, राइट सम डेफिनेशन ऑफ मेथड. कुछ मेथड के नाम बताओ. तो मेथड रेफर्स टू ए वे टीचिंग लैंग्वेज. बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखानी है उसके लिए मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं. विच इज़ द बेस्ट ऑफ सम सिस्टमेटिक प्रिंसिपल. मेथड इज द प्लांट वे ऑफ डूइंग समथिंग. कुछ भी अगर हमें करना है तो उसका सही तरीका मेथड्स कहलाता है. अगला प्रश्न है, विच मेथड इज लर्निंग टू इंग्लिश इज कॉल्ड न्यूट्रल मेथड. इंग्लिश का न्यूट्रल मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है. व्हाट इज द मीन्ड बाय टीबीटी मेथड. तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग को अपन टीबीटी कहते हैं. ओके. अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड. ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में क्या होता है? टीचर एक्सप्लेन करता है अच्छे से कॉन्सेप्ट को. लर्नर्स थ्रू द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड और चौक, और चौक और ब्लैक बोर्ड का यूज करता है. इन द अदर साइड मॉडर्न टीचिंग में क्या होता है? एनिमेशन और वीडियो का यूज किया जाता है. व्हाट इज द हिकू. हाइकू. हाइकू की बात करें तो शॉर्टेस्ट टाइप ऑफ पोएम. एक कविता का सबसे छोटा सा जो पार्ट होता है, ये लगभग 3 लाइन होती है, इसको हिकू के नाम से जानते हैं. What is a ballad? Ballad क्या होता है? एक डांस सॉन्ग है. राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के 3 एडवांटेज बताओ. तो डायरेक्ट मेथड मोटिवेट द लर्नर्स टू थिंक इन इंग्लिश एंड एक्ट इंग्लिश. डायरेक्ट मेथड हेल्प करता है इंग्लिश में पढ़ने की. इट्स इम्पोज द स्पोकन कैपेसिटी ऑफ लर्नर. इंग्लिश सीखने का जो तरीका होता है उसको बढ़ाता है. इट इज़ द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड आइडिया. यानी शब्द और विचार के बीच सीधा संबंध कौन बनाता है? डायरेक्ट मेथड बनाता है. ओके, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं. यस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिसर्च प्रोजेक्ट. ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टेब्लिश और कंफर्म फैक्ट. किसी फैक्ट को अगर हमें कंफर्म करना है तो उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको अपन रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं. अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीन्ड बाय डिसलेक्सिया. सर्वर डिफिकल्टी इन द लर्निंग टू रीड द इम्प्रिंट वर्ड लेटर्स एंड द अदर सिंबल इज कॉल्ड डिसलेक्सिया. कुछ शब्द होते हैं उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, उसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिफिकल्टी इन राइटिंग विद द रिक्वायर्स टू कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल कोड. यानी कि लिखने में कुछ दिक्कत तकलीफ हो जाती है तो उसको अपन डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लिया. डिस्क्लिया क्या होता है? तो डिफिकल्टी इन लर्निंग अर्थमेटिक. अर्थमेटिक सीखने में दिक्कत आती है तो डिस्कैलकुलिया कहते हैं इसको. ठीक है. सच एज द डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स ऑफ लर्निंग, हाउ टू मैनिपुलेट नंबर्स इन लर्निंग फैक्ट मैथ्स. नंबर से संबंधित दिक्कत इसमें अक्सर देखने को मिलती है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज. शॉर्ट नोट्स क्या होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज पर, ये आपको पता होना चाहिए. द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिसेंट एंड द लास्ट अप्रोच विच इज द अबाउट 10 years. है ना, पुराने 10 सालों से ये चला जा रहा है कम्युनिकेशन अप्रोच. इसमें बातचीत करते हैं बस. The teacher have know there the IM was the get student communicating successfully outside of the classroom. इसकी मदद से कक्षा के बाहर भी टीचर जो होते हैं वो बच्चों से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहते हैं. अगला है मेन कैरेक्टराइजेस. इट गिव द एम्फेसिस ऑफ द systematic objective of the language which is the meaning of the language in the real life situation and context. It lays less stress on grammar. It is the best upon the concept how to language is used and what the function of utility. ये क्या करता है? मेन कैरेक्टराइज यानी लैंग्वेज के बारे में बताता है, कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना है, लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, सारी चीज़ें सिखाता है. द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूड इन कम्युनिकेशन अप्रोच. यानी कि भाषा का जो कौशल है ये कहाँ कहाँ पे काम आता है? बोलने में और लिखने में काम आता है. क्लियर? बिल्कुल. नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गिव द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटेंसिव राइटिंग. इंटेंसिव राइटिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बताना है. पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं. इट इंक्रीज द वोकेबुलरीज ऑफ रीडर्स. यानी कि वोकेबुलरी बढ़ती है. पावर ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. मोस्ट इफेक्टिव मेथड, बहुत अच्छा और इफेक्टिव मेथड इसको अपन कह सकते हैं. अब बात करते हैं डिसएडवांटेज.
डज नॉट प्रोवाइड जॉय ऑन इंटरेस्ट ऑन द रीडर्स, यानी जो भी रीडर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट और मज़ा नहीं आता है इसमें। इट डज नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लर्नर्स फ्रॉम द गुड हैबिट रीडिंग, अच्छा पढ़ने की कोई इससे हैबिट क्रिएट नहीं होती है। अगला प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग मेथड, दोनों मेथड पर अपन को शॉर्ट नोट्स लिखना है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज के समय इसको यूज़ किया जाता है और इसमें टीचर कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है ब्लैक बोर्ड पे चौक की मदद से। ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट आर डिटेल द टॉपिक आर द रिटर्न द ब्लैक बोर्ड, काम की सारी चीज़ मास्टर होता है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है। वंस द लेक्चर इज ओवर लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिवाइज द मेमोराइज देयर नोट्स, एक बार लेसन खत्म हो गया फिर क्या होगा, मास्टर क्या बच्चे क्या करेंगे, खुद अपने घर पे पढ़ेंगे, टीचर फिर कुछ नहीं बताता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज द पास द एग्जाम, इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बच्चे को परीक्षा में पास करना, ये उद्देश्य होता है। ओके यस, अब बात करते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड की। मॉडर्न टीचिंग मेथड की बात करें, क्रिएट इसमें मोर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है लर्नर्स विथ द हेल्प ऑफ इंटरेस्टिंग एनिमेशन, इसमें जो बच्चे होते हैं वो एनिमेशन और वीडियो की मदद से सीखते हैं। विजुअल मीडिया फॉर टीचिंग हेल्प टू द लर्नर्स टू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट बेटर एंड ऑल्सो हेल्प टू द लर्नर मेमोराइज द कॉन्टेक्स्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक हमें कोई चीज़ याद रखनी है उसके लिए मॉडर्न टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। द मॉडर्न टीचिंग मेथड मेक्स द रियल लाइफ सिचुएशन आर द नेसेसराइज कम्युनिकेशन, यानी असल जीवन में जितनी भी तकलीफें होती है उसका पता हमें कौन लगा देता है, ये मेथड पता लगा देता है। एक्सप्लेन द इंटेंसिव रीडिंग इन डिटेल, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है उसके बारे में बात हो रही है। इंटेंसिव रीडिंग इज ए कॉल्ड रीडिंग फॉर द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन द इंटेंसिव रीडिंग ए रीडर वर्क थॉट ए रिलेटिविटी शॉर्ट पैसेज अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर एंड एग्जामिनिंग इट्स क्लोजली, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे पैसेज होते हैं वो क्या करता है टीचर की गाइडेंस में पढ़ता है, उसी को क्या कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला इसमें देखा है एम ऑफ टू अराइव द डिटेल एंड द थॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अटैच्ड मटेरियल फॉर इन द एंश्योरिंग इन द चूजन विद द व्यू ऑफ डेवलप द रीडर्स टू द पावर जजमेंट, इसमें एक अपना खुद का जजमेंट होता है जिसको ये कंफर्म करता है। अगला जो पॉइंट है वो है एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, यानी इंटेंसिव रीडिंग जो होती है उसके एम्स क्या होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो एम्स की बात करें तो प्रोमोट द डीप नॉलेज, यानी कि किसी भी भाषा के बारे में गहरा नॉलेज देना। सब्जेक्ट मैटर करती है और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कैसे करते हैं वो मैटर करता है। टू इनेबल दिस रीडर्स द अंडरस्टैंड स्पीकिंग एंड द रीडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली, अगर अंग्रेजी भाषा को सही से पढ़ना है उसके लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है इंटेंसिव रीडिंग। द एम ऑफ इज टू अराइव द डिटेल एंड द थॉट अंडरस्टैंडिंग द अटैच्ड मटेरियल फ्रॉम द एंश्योरिंग द चूजन विद द व्यू ऑफ डेवलपमेंट द रीडर्स पावर जजमेंट, जो भी पढ़ने वाला है उसका मानसिक शक्ति का हमें पता करना है तो उसके लिए इंटेंसिव रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने व्हाट इज अ लाउड रीडिंग। रीडिंग अलाउड टू इन्वॉल्व्स लुकिंग द टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग इट ऑलवेज सेइंग इट इज द मच ऑफ मोर द डिफिकल्ट एक्टिविटी देन द रीडर साइलेंटली बिकॉज द रीडर्स अटेंशन डिवाइडेड बिटवीन द रीडिंग एंड स्पीकिंग। यह लाउड रीडिंग की बात करें तो इसमें ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ा जाता है आराम से और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है और साइलेंट रीडिंग की तरह होती है, लेकिन इसमें रीडिंग और स्पीकिंग दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है। अगला पॉइंट है इसी के अंदर रीडिंग इज द लेसन चूज टू एन अपॉर्चुनिटी टीच प्रोनाउंसिएशन एंड इनकरेज स्पीकिंग द फीलिंग विद द इमोशन, इमोशंस के साथ पढ़ना, फीलिंग्स को इससे ऐड करना, अच्छे से बोलना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रखी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट इज अ साइलेंट रीडिंग। ठीक है, साइलेंट रीडिंग की बात करें तो क्विकली और मीनिंग द एक्टिविटी नॉर्मली इंगेज्ड इन द व्हेन द रीड बुक्स न्यूज़पेपर एंड रोड साइंस, ये सारे अपन पढ़ते हैं तो इसको आप मन में ही पढ़ लेते हैं, उसको साइलेंट रीडिंग के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व लुकिंग द सेंटेंस द टेक्स्ट एंड द अंडरस्टैंड द मीनिंग दे कन्वे द वर्ड्स आर मेकिंग सेंस। रिटन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा देते हैं कि सच में वो बंदा जो है रील में क्या मैसेज अपन को देना चाहता है। अगला इसमें दे रखा है साइलेंट रीडिंग इज इंटरेस्टिंग विद द टेक्स्ट द रीडर्स रीडिंग, साइलेंट रीडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग अपन को दिखाई देती है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उसके लिए रीडिंग कैसे हेल्प करती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ डिसऑर्डर दैट द अफेक्ट द लर्नर्स एबिलिटी आइदर द इंस्पेक्ट what they see and there or to link information from the different part of the brain,
इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे में कोई विशिष्ट अंग होता है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है। लेकिन एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग टीचर्स को गाइडेंस दी गई है कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे बच्चों को भी उसी कक्षा में पढ़ाना है और कक्षा के आगे की पंक्ति में बिठाना है और उनकी हेल्प करना है। ओके, they are the learners for the home school is especially challenging such the learners can also have attention the problem emotional और social। इसीलिए टीचर क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला जो एक क्वेश्चन वो है टेक्स्ट बुक फॉर द प्राइमरी क्लासेस आर बेस्ड ऑन। प्राइमरी क्लासेस की बुक किस पर बेस्ड होती है? थीम्स कनेक्टेड विद लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन के जितने भी अनुभव है उससे संबंधित होते हैं। इन राजस्थान स्टेट इंग्लिश, कक्षा राजस्थान में इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई जाती है? कक्षा 1 से 12 तक। आस्किंग ओरल क्वेश्चंस बाय द टीचर एंड द आंसरिंग बाय द स्टूडेंट हेल्प्स डेवलपिंग, यानी टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा डेवलप आंसर दे देता है, तो उसको स्पीकिंग स्किल के नाम से अपन क्या करते हैं, जानते हैं। यस, जब आप इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ते हैं तब आप बिल्कुल इस मोटे की तरह क्या करते हैं, आगे खोल के दूसरों की कॉपियाँ देखते हैं। तो इसको खोल के न देखें और अपने वीडियो को 2 बार खोल के देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद PDF डाउनलोड कर लें, ताकि आपको इस बच्चे की तरह आंखें नहीं फाड़नी पड़ेगी और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। जाइए कोर्स इनरोल कीजिए हमारी वेबसाइट पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब बहुत ही जल्दी आपकी क्लास खत्म होने वाली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी पढ़ाऊँ, पर मैं पाप नहीं काट सकता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक एंड द से कार्ड्स यूज्ड फॉर, तो अनफोनिक वर्ड। ऑडियो विजुअल एड मेक द लेसन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। मैच द स्टिक फिगर्स ऑल्सो कॉल्ड, स्टिक फिगर को क्या कहते हैं, पिन हेड फिगर्स कहते हैं। द हैंड ऑफ द क्लॉक शुड बी मूवेबल, यानी घड़ी का जो हाथ होता है वो क्या होता है, हमेशा घूमता रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाउ द टेक्स्ट बुक फॉर प्राइमरी क्लासेस हैव बीन डेवलप्ड, यानी प्राइमरी क्लासेस जो होती है उसमें टेक्स्ट बुक किस प्रकार बनाई जाती है? तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और बच्चे की समझ के अनुसार होती है। और इंग्लिश कनेक्टिंग द रियल लाइफ, अंग्रेजी जो होती है उसको दैनिक जीवन जो होता है उसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू द लेसन इंक्लूड, लेसन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? पोएम फेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, फेबल्स टेल्स इंक्लूड कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड कर सकते हैं, पैसेज इंक्लूड कर सकते हैं जो लिसनिंग स्पीकिंग से रिलेटेड हो। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीचिंग प्लान, टीचिंग प्लान के कितने टाइप्स होते हैं? एनुअल प्लान होते हैं, यूनिट प्लान होते हैं और डेली लेसन प्लान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान की लास्ट स्टेप क्या होती है? होम असाइनमेंट होती है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान की फर्स्ट स्टेप क्या होती है? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राइट एनी 4 TLM, यानी 4 टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम लिखने हैं। तो एजुकेशनल गेम्स, पजल्स और वर्कशीट। राइट आर द 2 लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल, तो टीचिंग एड्स व्हेन बी रिक्वायर्ड नो कॉस्ट अवेलेबल चीपली एंड डेवलप्ड फ्रॉम यूजलेस डोमेस्टिक मटेरियल, यानी घर से अपन बना सकते हैं आराम से, जितने चाहे उतने TLM। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्ड कार्ड, तो लुक एंड से, वर्ड कार्ड को क्या कहते हैं? लुक एंड से, देखो और बताओ, देखो और कहो, है ना। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं उसकी बात हो रही है, ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स। क्लियर, इसको अपन ऑडियो विजुअल एड के नाम से भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग के 2 एडवांटेज कौन कौन से हैं? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर द बेस्ट मोटिवेटर्स, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की मदद से टीचर क्या करता है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दे पाता है। दिस सेव टाइम एंड एनर्जी इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या होता है, बच्चों का टीचर का टाइम भी बच जाता है और उसकी ऊर्जा भी बच जाती है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो यहाँ पर आप देख लीजिए, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ एंड डीमेरिट्स ऑफ द प्रेजेंट सिलेबस और अपर प्राइमरी क्लासेस, यानी 5वीं से या ऐसे कह सकते हैं 6ठी से 8वीं तक के बीच का जो सिलेबस है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। सब्जेक्ट मैटर करती है कि सिलेबस किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। यूनिट्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड, यूनिट को अच्छे से परिभाषित किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। द यूनिट्स आर सेंस्ड प्रॉब्लमेटिक और देयर सॉल्यूशन, यूनिट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम बच्चों को आती है नहीं है, सोल्व कर ली जाती है। द सिलेबस इज द बेस्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू सिलेबस इजी, सिलेबस अगर अच्छा है तो उद्देश्य को भी आराम से अपन प्राप्त कर सकते हैं।
अगला बिंदु है द सिलेबस हैज़ बीन द कनेक्टेड विद द लोकल कम्युनिटी लाइफ। बच्चों का जो सिलेबस होता है वो आसपास के जीवन से जुड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे बड़े आराम से सारी चीज़ें समझ सकें। अगला प्रश्न है व्हाट इज सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस ये ना आउटलाइन एंड समरी ऑफ द टॉपिक टू बी कवर्ड इन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोसेस, यानी एक रूपरेखा होती है या एक सारांश होता है, कुछ टॉपिक्स इसमें होते हैं जिसकी मदद से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने गिव द कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लान। जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, प्री टीचिंग स्टेज होती है, वाइल टीचिंग स्टेज होती है और पोस्ट टीचिंग स्टेज होती है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं लेसन प्लान के। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने यूनिट प्लान क्या होता है, या यूनिट प्लान और लेसन प्लान की भी डिफरेंस बताऊँ। तो मोर देन वन पीरियड प्लानिंग होती है, द टीचर प्लान्स फॉर द एंटायर यूनिट, इट में भी 3 to 8 पीरियड, इतना टाइम लगता है टीचर को यूनिट प्लान करने में। ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड टू एंटायर यूनिट, यानी सारे जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड कर ले जाते हैं। इंक्लूड थॉट मटेरियल एंड एक्टिविटीज़, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, कौन कौन सी एक्टिविटी, वो सारे इंक्लूड कर ली जाती है। द टीचर प्रिपेयर ए सिंगल लेसन प्लान फॉर द एंटायर यूनिट, एक ही लेसन प्लान टीचर पूरी यूनिट के लिए तैयार कर लेता है, ऐसे अपन कह सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इजी, नॉट ए हार्ड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डेली लेसन प्लान से रिलेटेड है। पीरियड प्लानिंग होती है इसमें, सिलेक्ट छोटे छोटे टॉपिक लिए जाते हैं और सिंगल टॉपिक इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, और लिमिटेड मटेरियल्स होता है और लिमिटेड एक्टिविटीज़ इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस कैरेक्टराइज ऑफ ए गुड टेक्स्ट, यानी एक अच्छी किताब की क्या विशेषता होती है। वन ऑफ द मेजर टूल्स ऑफ टीचिंग फॉर फॉरेन लैंग्वेज टेक्स्ट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज हैबिट्स, narrative, biography, stories, travel, writing, culture and the people, poem, jokes, so can including information and the ideas therein, यानी कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको अपन आराम से किताब में ऐड कर सकते हैं जिससे क्या हो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। अगला बिंदु आपके सामने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी किताब की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला बता रखा है एक्यूटेक सब्जेक्ट मैटर, मेन मुख्य सब्जेक्ट है वो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड इंटरेस्ट द स्टूडेंट, ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें बच्चों का क्या हो इंटरेस्ट हो। और रिलेटेड पीपल्स इन्वायरमेंट, यानी बच्चों का जो भविष्य है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अकॉर्डिंग टू द एज स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की जो आयु है उसके अनुसार किताब होनी चाहिए। इंडियन कल्चर को उसमें लिंक, इंडियन ट्रेडिशन को उसमें लिंक किया गया हो। सूटेबल वोकेबलरी होने चाहिए, अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया गया होना चाहिए। वोकेबलरी शुड बी कंट्रोल बाय ग्रांटेड एंड सिलेक्टेड विच आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन, बार बार चीज़ें रिपीट होती है उसी के अकॉर्डिंग वोकेबलरी तैयार इनको करनी चाहिए। अगला दे रखा है पिक्चर एंड आइसोलेशंस, यानी अच्छे अच्छे चित्र दे रखे होने चाहिए और सफिशिएंट नंबर्स एंड कन्वेइंग मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडिया उसमें दे रखे होने चाहिए। डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, इसका मतलब ये कि बच्चे उसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज इसके लिए उसको अच्छी कर सकें, अच्छी हैबिट डेवलप कर सकें और कुछ पोएम और स्टोरी याद कर सकें, ऐसी किताब होनी चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ ओरल वर्क्स, ओरल वर्क्स जो होता है उसकी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलनी चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर ओरल वर्क, मौखिक परीक्षा के लिए ये अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराती है। लेसन शुड बी वे लेस द पॉसिबिलिटी इंट्रोडक्शन ओरल वर्क, और जब भी लेसन शुरू किया जाता है उसके स्टार्टिंग में कुछ ओरल वर्क बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु क्या है अपन देख लेते हैं। अगला बिंदु है स्टाइल, यानी किताब की जो स्टाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम सिंपल, डिफिकल्ट, नॉन एज अननोन, यानी ज्ञात से ज्ञात की होनी चाहिए। एक्सरसाइज, देयर शुड बी ए सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द एवरी लेसन, जैसे लेसन खत्म होता है उसके बाद क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला बिंदु है आपके सामने टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पेपर शुड बी गुड क्वालिटी, अट्रैक्टिव प्रिंटिंग, अप्रोप्रिएट साइज, गुड ब्रिंग विद द जैकेट एडेड टू द कवर, प्राइस शुड बी मॉडरेट, जो किताब है उसकी प्राइस भी आराम से एवरेज होनी चाहिए। इसके अलावा कवर भी किताब के लगा हुआ होना चाहिए और प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, पेपर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाउ कैन वी डेवलप द रीडिंग हैबिट, हम पढ़ने की आदत खुद में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो रीडिंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। मेक रीडिंग मटेरियल्स इजीली, पढ़ने का जो सामग्री है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हैव रीडिंग अट्रैक्टिव प्लान, यानी पढ़ने से लिए एक अच्छा सा प्लान हमारे पास होना चाहिए।
छोटी चीज़ों से हमें शुरुआत करनी है। टेक चिल्ड्रन टू द लाइब्रेरी, बच्चों को लाइब्रेरी में भी लेके जाना चाहिए ताकि पढ़ने में उनकी रुचि हो। एक्नॉलेज द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड द सक्सेस, समय समय पर क्या करो, एवोल्यूशन करो और पता करो बच्चा कितना पढ़ा है कितना सीखा है। मेकिंग रीडिंग एन एग्जाम्पल, एक अच्छी एग्जाम्पल आप देख के बच्चों को सिखा सकते हैं, ड्रामा का यूज़ आप कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या महत्व है। टू आर्काइव द गुड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी अपने जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए जरूरी है। प्रिवेंट वेस्टेज, वेस्टेज जो भी होते हैं उनसे हटाने के लिए जरूरी है। क्रिएट ए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है। इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता बढ़ानी है तो उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है। एवोल्यूशन बिकम पॉसिबल, यानी कि अगर ये चीज़ें अपन प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो इवोल्यूशन भी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगला है सिस्टमेटिक नॉलेज, नॉलेज को हम अच्छे से यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। डेवलप द इंटरेस्ट, बच्चों का इसमें डेवलप कर सकते हैं इंटरेस्ट। यूज़ ऑफ द अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, यानी कि बच्चों को क्या किया जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है इसमें फॉलो द मैक्सिमम टीचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर डायरेक्शन बच्चों को हम दे सकते हैं। एम उनका क्लियर कट हो ये उनको बता सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज के रूप में उनको इंग्लिश अपन पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नीडेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखा था मेन एम ऑफ टीचिंग हेल्प टू लर्नर क्लियरली वर्ड द टॉप, बच्चों को क्या पढ़ाना है वो क्लियर करना है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, TLM का यूज कर सकते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है लर्निंग बिकम्स इजी एंड क्विकली व्हेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूज्ड, अगर अच्छा टीचिंग मटेरियल यूज करते हैं तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। टीचिंग एड्स इनेबल टू द टीचर टू मेक हिज लेसन मोर इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो लेसन प्लान को और अच्छा और ज़बरदस्त क्या करता है, बना देता है, ऐसे अपन कह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस एंड द मेक द एक्टिविटीज़ हेल्थी एंड जॉयफुल, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या करती है, जो एक्टिविटीज़ होती है गतिविधियाँ होती है उनको एकदम स्वस्थ और आनंदमय बना देती है। इट हेल्प टू क्रिएट ए सिचुएशन मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी किसी शब्द का अर्थ हमें पता करना है तो ऐसी कंडीशन ये क्रिएट कर सकता है। इट मोटिवेट द लर्नर्स, लर्नर्स को यदि मोटिवेट कर रहा है तो भी ये चीज़ें बहुत काम आती है। इट वर्क्स इज ए टूल हैंड एंड द टीचर्स, ये टूल बहुत अच्छा होता है। इट सेव द टाइम एंड एनर्जी, यह समय और ऊर्जा दोनों ही क्या करता है, बचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है थीम्स शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द लर्नर्स इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट, या भी जो भी लर्नर होता है वो क्या करता है, बड़े मध्यस्थता के साथ क्या करता है, चीज़ें सीखता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री होता है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने CCE द असेसमेंट क्या है, तो बताओ। एप्लीकेशन बेस्ड है, अनुप्रयोग पर आधारित है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एम ऑफ NCF 2005, NCF के एम की यदि हम बात करें तो क्या है बताओ, गाइड टू टीचर्स वर्किंग इन स्कूल, यानी स्कूल में कैसे काम करना है टीचर को गाइडेंस देता है। ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू द वर्ड शुड बी स्टोर्ड इन द आवर चिल्ड्रन नाउ, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और क्या सिखाना है, ये सारी चीज़ें NCF 2005 अपन को गाइडेंस देता है। विच इज़ द फॉलोइंग टूल्स यूज इन CCE में कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, पोर्टफोलियो, एक्नाडोटल और रिकॉर्ड चेकलिस्ट, ये 3 टूल दिए जाते हैं, पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने विच इज़ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द पर्सनैलिटी असेसमेंट, तो पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको सारा मटेरियल समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक छोटा सा मैसेज है, उसको अपन देख लेते हैं। कुछ गलती हुई क्या मुझसे, हाँ अगर हुई है तो कमेंट में बता देना। मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करो, ये किसी लड़की ने बोला था और मैंने बोला कि हाँ ओके वेट, उसने क्या बोला 48 kg, उसने ये वेट को वजन समझ लिया, जबकि मैंने बोला इंतज़ार करो। और तुम्हारा ये लो भैया, उल्टा मेरे को पूछ लिया कि भाई तुम्हारा ही बताओ, मेरा 48 है। वाह भाई, क्या दिमाग, कितने तेजस्वी लोग हैं भाई, देखो कितने तेजस्वी लोग हैं, तुम सोच नहीं सकते उतने तेजस्वी लोग हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला जो स्लाइड है वो आपके सामने है ओरल टेस्ट मीन्स, यानी ओरल टेस्ट का मतलब क्या होता है, वर्बल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट डू यू मीन बाय एक्नाडोटल रिकॉर्ड, एक्नाडोटल रिकॉर्ड क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो द ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का जो पूरा
व्यवहार है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। डिफाइंड इज द रिकॉर्ड इज द सम सिग्निफिकेंट आइटम कंडक्ट ए रिकॉर्ड एंड द एपिसोड ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, वर्ड पिक्चर स्टूडेंट एक्शन, द वर्ड स्नैपशॉट द मोमेंट ऑफ द इंसिडेंट, द एनी नरेशन ऑफ द इवेंट्स विच इज द स्टूडेंट बी टेक्स्ट सच द पार्ट ऑफ द टू रिवील समथिंग विच में बी सिग्निफिकेंट अबाउट द पर्सनली। यानी बच्चे के समय के बारे में कुछ बातें पता करना एग्नोटल रिकॉर्ड में आता है। इतना सही तरीके का। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो पोर्टफोलियो आर कलेक्शन ऑफ पीसेज ऑफ स्टूडेंट वर्क। विद्यार्थी जो भी काम करता है उसके कलेक्शन के छोटे छोटे टुकड़े को अपन पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, द नेम ऑफ द मेन टूल ऑफ यूज सीसी। सीसी में कौन कौन से टूल यूज किए जा सकते हैं? ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, एग्नोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और असेसमेंट, ये सारे टूल इसमें यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पर एक शॉर्ट नोट्स लिखो। इट इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट वर्क ऑफ द ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इट कुड बी ए डे टू डे वर्क सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क, ये इसमें आता है। बेस्ट पोएम एंड कार्ड स्टोरी जो स्टूडेंट क्रिएट करता है वो भी इसमें पोर्टफोलियो में इंक्लूड है। टाइप ऑफ असेसमेंट आर अंडर सीसी। सीसी में कौन कौन से असेसमेंट आते हैं? फॉर्मेटिव और समरेटिव आते हैं। ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है बताइए? तो ऑब्जर्वेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इन्फॉर्मेशन कैन बी बेस्ट कलेक्टेड अबाउट द चिल्ड्रन द न्यूट्रल सेटिंग। बच्चे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करना ऑब्जर्वेशन में आता है। सम इन्फॉर्मेशन इज द बेस्ट टीचर्स ऑब्जर्व्स अबाउट द लर्नर्स के द कोर्स ऑफ टीचिंग। यानी पढ़ते समय भी टीचर क्या करते हैं? बच्चे जो होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन समय समय पे करते रहते हैं। ऐसे इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। अगली जो स्लाइड है वो है आपके सामने, देख लीजिए बड़े ध्यान से, अंतिम है। अदर इन्फॉर्मेशन इज द बेस्ड ऑन द प्लांट एंड द पर्पस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट टू एक्टिविटीज टास्क। इसमें बच्चे को कुछ एक्टिविटी दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा एक्टिविटी करता है और टीचर्स उसको ऑब्जर्व करता है। फॉर टीचिंग द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड। द टीचर कैन बी ऑब्जर्व द स्टूडेंट यूज ऑफ द लैंग्वेज व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में बच्चा किस प्रकार बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पता लगा लेते हैं कि क्या मतलब उसकी मनसा है। ओके। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है उसके बारे में बताओ। पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है और पंजिटिव फीडबैक होता है। 3 प्रकार के फीडबैक होते हैं, याद रखना। और इसके साथ ही आपको मिलता है प्यारा सा थैंक्स, क्योंकि आपने 1 घंटा 32 मिनट तक इस वीडियो को देखा और मेरे हिसाब से आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आपने मेहनत की। आपको एक फल भी मिलना चाहिए, तो एक फल मैं आपको दे देता हूँ। ज़्यादा नहीं, 3-4 करोड़ की कमी रोज़ महसूस होती है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नहीं मिलेगी हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। शॉप पर जाना, परचेज कर लेना और ज़्यादा फीस है नहीं उसकी। फिर भी आपको ज़्यादा लगे तो बोल देना, कूपन कोड अवेलेबल करा दूँगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो इंग्लिश के बारे में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय B21। हमारी वेबसाइट है साइंस BE21। और अभी एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन भैया ने बोला है कि सर PDF दे दो प्लीज़, 22 जनवरी के दिन आज तो फ्री PDF दे दो। यानी कि ये भैया ऐसे बोल रहे हैं कि PDF हमें फ्री में दे दो। तो मैं मतलब इनको एक रिप्लाई दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सभी को मैं समझा देता हूँ मैं PDF क्यों नहीं दे सकता। ठीक है। इनको बात समझ में भी कि शायद आ गई होगी, लेकिन आपके मन में भी आया होगा कि यार PDF मैं दे क्यों नहीं रहा हूँ। तो देखो, ये मेरी वेबसाइट है। देखो, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PDF अपलोड करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा और मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे। तो साइन इन करने के लिए मैंने अपने ID पासवर्ड इंटर कर लिए और ये मैंने साइन इन कर लिया। तो अब देखो स्टूडेंट, ये विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन का आपके जो एग्ज़ाम हुआ था, आप इसकी PDF मेरे से मांग रहे थे। तो अब देखो, इस कोर्स को जैसे मैंने ओपन किया, ठीक है। तो कोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे इस मतलब जैसे मेरे को PDF चाहिए, तो इसमें PDF पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये
ये पीडीएफ देखो, पीडीएफ देखनी है तो इसके आपकी ईमेल आईडी की ज़रूरत रहती है। तो अगर मैं इस पीडीएफ को आपको शेयर करूं तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा और मेरी ईमेल आईडी है, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर पाऊँगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये लिंक भले ही सेंड कर दूंगा लेकिन आप इसको खोल नहीं पाएंगे। क्लियर। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो, तो अब ये मेरे लिए तो पीडीएफ खुल जाएगी। देखो जैसे मैंने अपनी आईडी सेलेक्ट कर ली है, तो ये पीडीएफ मेरे लिए तो खुल गई, लेकिन आपके लिए नहीं खुलेगी। अब एक दिक्कत इसमें ये कि यहाँ पे जो इसकी भी वेबसाइट है ना, उसने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, कहीं पर भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे लिंक कॉपी करके भेजो, ये लिंक मैं आपको भेजूंगा ना तो भी ये पीडीएफ नहीं खुलेगी, क्योंकि ये ईमेल आईडी के थ्रू चलती है। क्लियर। जिसने कोर्स ले रखा होता है वो इस पीडीएफ को देख सकता है, और बहुत ही अच्छे नोट्स है ये, देखो आप, नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अब आप बोलेंगे कि सर स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट भी मैं इनका नहीं ले सकता। देखो ये बोलेगा आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, तो ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं भेज सक रहा हूँ। और यहाँ तक कि एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अब कल अपने एग्ज़ाम है, कोई सा भी मान लेते हैं, अपने अगला जो एग्ज़ाम है वो है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा वाला। अब मैं खुद है ना, मेरी आईडी अभी लॉगिन की थी, मैंने आपको बताया था। अब मैं इस कोर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कोर्स है पूरा, इसमें भी पीडीएफ है, लेकिन इस कोर्स को मेरे को खुद को देखो लेना पड़ेगा। एड टू कार्ट जिसे मैं करूँगा ना, तो ये बोलेगा लाओ पैसे लाओ। ये देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कूपन कोड, अब शायद एक्सपायर हो गए होंगे, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। अब शायद ही नहीं करेगा, लेकिन कूपन अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखिए कूपन एक्सपायर्ड हो चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप कूपन की मदद से कोर्स ले लेना। लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे मेरे को टेलीग्राम पे बता देना, कूपन कोड दे दूंगा, थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है इसमें। तो अब देखो मेरे को खुद को, जैसे ये गणित सेक्शन का मैंने हटा दिया है वापस, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई क्लियर मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जैसे ये अपने एग्ज़ाम है, ये है ना आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा वाला, तो अब मेरे को ये कोर्स लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसको मेरे को भी परचेज़ करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये देखो अब कूपन कोड ही मेरे लिए काम नहीं कर रहे, तो मेरे को अब 19 में से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपकी डिटेल आपको यहाँ पे भर के रखनी पड़ेगी। अब ये जैसे आपको टिक करके प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को भी पेमेंट करना पड़ रहा है, सबकी सबसे बड़ी बात ये। तो आप भी बहुत ही कम प्राइस है, आराम से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ये देखो गूगल पे या फ़ोन पे, पेटीएम, किसी की भी मदद से यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। 19 रुपया आपसे अकाउंट के कटेंगे और आपको आपका जो कोर्स है वो मिल जाएगा। बस इतना से आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि भैया आपको अगर मतलब थोड़ा सा ही है ना, ज़्यादा फीस तो इसकी है नहीं है, तो इतना सा तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना है ना तो आप यहाँ पे शॉप पे आके ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप शेयर करूँगा तो भी काम नहीं करेगी, तो फिर उसका सेंस क्या रहेगा। तो इसीलिए आप कोर्स ले लीजिएगा, और यही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप वीडियो क्लास देख लो भाई, बिल्कुल फ्री है। ओके, जिन्होंने भी मतलब कमेंट किया था उसका रिप्लाई मैंने आपको सिंपल भाषा में दे दिया। थैंक यू भाई।